मतलब कि Recording अपलोड is कर on. अब यार गैस में पहले याद करवाना था ना। देख इतना लो बस। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि ओपनिंग अप्रूवल है पहले हमारे पास। ओपनिंग अप्रूवल मतलब जो पिछले साल हमने अप्रूवल की एंट्री की थी ना, उसे रिवर्स किया करना है इस साल। पिछले साल हमने एंट्री की होगी डेबिट एक्सपेंस को, और क्रेडिट किया होगा अप्रूवल को। तो इस साल हमने इसी एंट्री को रिवर्स करना है, क्योंकि हम अगले साल के अंदर आ गए तो अप्रूवल का अकाउंट हमने बंद करना होता है हर साल के शुरू में ना। तो पिछले साल की जितनी भी एंट्रीज होती हैं उन्हें रिवर्स करके अप्रूवल का और प्री पेमेंट वगैरह का ना अकाउंट बिल्कुल क्लोज कर देना होता है। तो इस साल हमारी जो एंट्री होगी ओपनिंग अप्रूवल है, तो क्रेडिट अप्रूवल होगा। नहीं, क्रेडिट अप्रूवल क्यों होगा, पर डेबिट अप्रूवल। बात सुनो, हाँ। मैं कह रहा हूँ जब अक्रूवल को रिकॉर्ड करना है तो ओपनिंग एंट्री क्या कहते हैं, ये जो भी बनाई है वो मतलब क्या करेंगे, डेबिट एक्सपेंस और क्रेडिट अक्रूवल। हाँ, हम एक्सपेंस को ज़्यादा कर रहे हैं तो डेबिट एक्सपेंस करेंगे, मतलब एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है। और अप्रूवल एक तरह से लाइबिलिटी को, हम इसे एक तरह से ना लाइबिलिटी कंसीडर करते होते हैं। और इसलिए लाइबिलिटी की जो नेचर होती है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट अप्रूवल होता हम्म। है। समझ आ गया? हम्म। तो ओपनिंग अप्रूवल था 425 का, तो फिर इधर क्यों आ जाता है, क्रेडिट एक्सपेंस कर देंगे 425 से। और ये एक्सपेंस क्रेडिट क्यों किया है? ओपनिंग अप्रूवल है ना, मतलब उल्टी हो जाए। पिछले साल का था। ये पिछले साल का, पिछले साल का था ये तो। ओपनिंग मतलब अप्रूवल। बैंक पिछले का साल हमने इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की थी, और क्या कहते हैं इस साल क्या कहते हैं वो हमने पेमेंट की है उसकी, यही खत्म बात है। होगी थे। नहीं, हाँ, पेमेंट हमने इसी साल की है, लेकिन वो आगे इससे स्पेसिफाई करेगा कि हमने एक्स्ट्रा पेमेंट, वो आगे बताएगा इधर ना। ये इसने टोटल कैश बुक की पेमेंट्स बता दी हैं कि इस साल में हमने इतनी की है, मतलब ये अप्रूवल वाली भी इसके अंदर मिलाकर इसने इतनी की हैं। हाँ वही ना। हाँ, वो कई मरतबा इस तरह भी कहता है कि मतलब पिछले साल के जो ओपनिंग अप्रूवल है ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, ठीक है। कई मतलब इस तरह क्वेश्चन में पूछता है कि फर्दर उसने इतना पे किया है, मतलब फिर उसके अंदर हम अप्रूवल को कंसीडर नहीं करते होते। इस तरह के अंदर वो पूछ रहे हैं ना कि ना फर्दर हमने इतना पे किया है, तो मतलब पहले वाले को छोड़कर हमने ज़्यादा और 5100 का और ज़्यादा पे किया है। तो हम फिर वो ओपनिंग अप्रूवल वाला कोई खाता ही नहीं रखते होते उसके अंदर। लेकिन इसके अंदर उसने टोटल बताई है कि 5100 की हैं। तो डेबिट एक्सपेंस को करेंगे 5100 से, और क्रेडिट कैश से किया है या बैंक से जिससे भी किया है 5100 का। और उसने क्या है कि फादर एंड वाज नॉट रिसीव्ड। और ये फरवरी तिकर का जो रेंट है 2006 की फरवरी तिकर का रेंट फॉर द क्वार्टर, मतलब के 3 महीने का होगा। जो क्वार्टर खत्म हो रहा है हमारा 28 फरवरी को, उसका रेंट बनता है 1500 का, और वो हमें जाकर इनवॉइस रिसीव हुई है 1 मार्च को। लेकिन हमारे पिछले साल जो हमने अकाउंट्स बंद करने हैं तो वो करने 31 दिसंबर को, मतलब 2005 के 31 दिसंबर को हमने अपने अकाउंट्स बंद कर देने हैं। तो उसके लिए हम 1 महीने का, ये जो इनवॉइस आई है हमें 1500 की अगले साल में, उसके अंदर 1 महीने का तो अप्रूवल पिछले साल का भी है ना, तो इसे हम डिवाइड करेंगे 1500। दोबारा बताना, दोबारा बताना। ये जो रेंट का हमें पूरे क्वार्टर का जो क्वार्टर खत्म हो रहा है ना फरवरी को, उसकी इनवॉइस हमें आई है मार्च के अंदर, मतलब जो फरवरी को क्वार्टर खत्म हो गया है। क्वार्टर होता है 3 मंथ हम्म। का, तो मतलब कि ये बनेगा दिसंबर, जनवरी और फरवरी। तो 2 मंथ तो इसी हम्म। साल के और 1 मंथ तो पिछले साल का है ना, तो उसके उसको भी इसका हम्म। एक्सपेंस चार्ज करना पड़ेगा। हम्म। तो उधर हम हम्म। 1500 को डिवाइड करेंगे 3 पर। कई मरतबा वो खुद से भी बता देता है कितना अप्रूवल बनेगा। तो उधर फिर ये डिवाइड वगैरह हम्म। करने वाला सीन नहीं होता, वो ध्यान से क्वेश्चन को करना हम्म। पड़ता है। तो 1500 को डिवाइड करेंगे 3 पर तो ये 500 बनता है। तो हम एक्सपेंस को इसी साल के और ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे, डेबिट एक्सपेंस 500 से, और क्रेडिट जो भी कर दें, नहीं, क्रेडिट अप्रूवल होगा, क्रेडिट अप्रूवल होगा 500 से। समझ आई है या नहीं इतने? हाँ मतलब वो एक मंथ का क्या कहते हैं, मतलब हमने यूज की तो है ना एक मंथ इलेक्ट्रिसिटी, वो तो ये दिसंबर के महीने में वो शामिल हो जाएगा 500। हाँ, बाकी ये 2 मंथ क्या कहते हैं। हम्म, हाँ। ये ओपनिंग अप्रूवल था, ये पिछले साल का हमने पे करना था अभी। लेकिन मतलब इनवॉइस इस साल में आई है, लेकिन ये था पिछले साल का, तो इसलिए हम जो इस साल हमने टोटल 5100 के पे किया है।
तो मतलब इसके अंदर 425 पिछले वाला भी मिक्स था, तो फिर इसमें से 425 को माइनस करेंगे, और 500 का अभी हमने हम्म पे नहीं किया, मतलब ये अगले साल जाकर पे किया है 500 का, तो फिर इसे इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड करेंगे ताकि एक्सपेंस का हम टोटल वैल्यू निकाल सकें। तो ये बन जाएगा। अब्दुल्ला, ये लेजर लेजर के साथ ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा? लेजर के साथ ये तो मुश्किल बड़ा है यहाँ तो। या लेजर बनाना नहीं आता मुझे। असल में वो ये तो एक्सेल के ऊपर बनाने का टाइम ही नहीं मिला मुझे, मैं सुबह से पढ़ ही रहा था वैसे। कुछ तो लेजर से समझा देना यार, इस लेजर से ही समझा देना। हम हाँ, समझा देते लेजर हैं आ गया, अपने। लेजर आ गया यार, ये देखो, ये दे। पहले भी था लेजर ये तो। हम, मुझे नहीं नजर आया। अच्छा, ये ये क्रेडिट साइड होती है और ये डेबिट साइड होती है, इतना तो पता है ना। तो अप्रूवल जब हमने शुरू हाँ किया था, ये पता नहीं ब्रॉड डाउन क्यों लिखा हुआ है, वैसे अप्रूवल का ब्रॉड फॉरवर्ड पता नहीं क्यों लिखा है, लेकिन अप्रूवल का जब हम एंट्री करते हैं 425 की, तो क्रेडिट एक्सपेंस कर दिया, मतलब उसने एक्सपेंस को कम कर दिया 425 से, ठीक है। और इस साल हमने पेमेंट की है ओपनिंग 51। ने। हाँ, तो इस साल हमने पेमेंट की है 5100 की टोटल ओवरऑल। तो 5100 डेबिट एक्सपेंस किया और क्रेडिट कैश किया है, क्रेडिट पेमेंट या कैश जो भी किया है 5100 का। हम्म तो फिर ये हम डेबिट साइड पर लिखेंगे, और अक्रूवल जो हमने 500 का भी और ज़्यादा इसके अंदर होना चाहिए था, लेकिन ये इनवॉइस अगले साल जाकर आई है, तो फिर इसे एज अक्रूवल हम लोग कंसीडर कर लेंगे। तो 500 का अप्रूवल इधर हम्म बन गया, तो ये इन दोनों को जमा माइनस करें तो ये 5175 बनता है टोटल। तो फिर ये एक्सपेंस और इनकम का ऐसे होता है ना कि जिस जो भी होता है ना, बैलेंस बचता है, उसे हम ना एसपीएल के अंदर ट्रांसफर कर देते होते हैं। तो इधर डेबिट साइड पर बैलेंस था, तो क्रेडिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर लिखकर उससे एसपीएल को चार्ज कर दिया है, और वो मतलब अलग से कुछ वो जो भी टॉपिक है वो हमारे एफए2 के अंदर नहीं है कि एसपीएल का अकाउंट्स वगैरह और एसओएफपी का। तो हम एसपीएल को चार्ज कर हम्म दिया हमने डेबिट। तो वो यही पूछ रहा था कि एसपीएल के अंदर कितना जाना चाहिए, 5175 बनेगा। ठीक। ठीक है, ठीक है। समझ आ गई? हम्म हाल क्लियर ब्रो। सही। प्री पेमेंट। अब्दुल्ला, ये बात सुनो। हाँ। वो ना लेजर खोलो एक दफा। ये जो लेजर है इसमें हमेशा जो आना है अक्रूवल ब्रोड डाउन, यानी कि ओपनिंग अक्रूवल इस साइड भी ही आना है। नहीं, हाँ, अप्रूवल इसी साइड पर, क्रेडिट साइड पर आएगा, प्री पेमेंट डेबिट साइड पर आएगी। प्री पेमेंट का भी ढूंढते हैं यहाँ को। ये रेंटल इनकम वाला है। हाँ, उधर ही आना है। वो अगले इनकम के अंदर आ जाएगा ना। हाँ, ये पता नहीं। हाँ, ये वाला है। इसके अंदर ये स्कूरा है, तो स्कूरा नाम देख लो। उसने अपने लैंडलॉर्ड को, एक मिनट। अच्छा, इसका ना जो जो एयर शुरू होता है ना, वो 1 मई को होता है। तो 400 का अभी उसने अपने लैंडलॉर्ड को पे करना था, मतलब आउटस्टैंडिंग था बैलेंस, तो मतलब ये पिछले साल का है जो उसने अभी इस साल पे करना है 1 मई को। 400 का ये ओपनिंग अप्रूवल है, ठीक है। ये बनेगा क्रेडिट एक्सपेंस का, और डेबिट अप्रूवल होगा, मतलब एक्सपेंस को कम कर रहा है। 400 क्रेडिट साइड पर जाएगा, और इस महीने उसने टोटल पे किया 3000 का, तो डेबिट एक्सपेंस और क्रेडिट कैश हो जाएगा। और पिछले, ये क्या चीज़ है? हाँ, और ये जो 350 की उसने पेमेंट की है ना, तो वो फ्रॉम रेंट टू, अब्दुल्ला, ये क्लोजिंग प्री पेमेंट है। 1 मिनट। हाँ, ये पहले उसके शुरू में अप्रूवल था ओपनिंग के अंदर, लेकिन अब ये क्लोजिंग के अंदर प्री पेमेंट आ रही है। मतलब 31 हम्म मई के महीने का भी हमने ना इसी महीने में एडवांस में दे दिया है उसे 350 का। 3000 टोटल पेमेंट तो हो वो गई। 3000 हमने टोटल इस साल के अंदर पे किया है। उसके अंदर जो 400 था वो पिछले साल का था, ठीक है। तो ये बन जाएगा ओपनिंग अक्रूवल। हाँ, ये बन जाएगा 2600, और इसके अंदर हमने 350 का एडवांस में भी पे कर दिया जो अगले साल में आना था। तो ओपनिंग हाँ अप्रूवल में था, लेकिन क्लोजिंग ये प्री पेमेंट में जा रहा है, तो वो भी माइनस ही करेंगे क्योंकि ये अगले साल का भी हमने पे कर दिया है ना। तो 2600 के अंदर हम्म से ये माइनस करेंगे तो 22,500 बनता है। एक एक तो पिछले साल का था, वो था ओपनिंग अक्रूवल, हाँ, और ये जो प्री पेमेंट है वो अगले साल की है, दोनों माइनस ही होनी है। हाँ, दोनों माइनस होंगे, तो ये 2200 जो भी बनेगा। अभी समझ फिर आई। समझ आइए। समझ तो को नहीं आई अब्दुल्ला भाई। मैं समझाता हूँ, बंद कर।
आप करो अब्दुल्ला, मैं इसको नहीं, आप समझाता कर लो, फिर आगे चलते हैं। अब्दुल्ला भाई आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? यार पता नहीं हो रही है या नहीं हो रही, मैंने ऑन तो की थी रिकॉर्डिंग। हो रही है, बस सही है कि मैं देख लूंगा, अभी मुझे नींद आती। अच्छा सही। चलो यार अब्दुल्ला, आगे चलो। मैं फिर सेंड कर दूंगा बाद में ना। ओके सुफियान बस सलीम सही है। 2 आईडियों से बैठा हुआ है। उसके बाद अल्लाह इनकम। हाफिज़। हाँ, अल्लाह हाफिज। इनकम के अंदर किधर है? उसे नींद आ रही है भाई को। अब बोलते इतना मीठा हो। अच्छा, अप्रूवल और प्री पेमेंट जिस तरह होती है ना, एरियर्स और एडवांस के अंदर हमने पे किया होता है, इससे इनकम भी होती है। इनकम भी हम कई मरतबा एडवांस के अंदर हम ले लेते होते हैं सामने वाले से कि हमें एडवांस के अंदर एज अ सिक्योरिटी या जो भी जमा करवाओ हमें। और या फिर इस तरह करते होते हैं कि सिक्योरिटी तो नहीं वैसे, लेकिन वैसे हम एडवांस में उनसे ले लेते होते हैं। लेकिन कई मरतबा इस तरह भी होता है कि हम महीने के आखिर में जाकर उन्हें कहते हैं कि हमें पे करो, तो वो डेफर्ड इनकम होती है, जो साल के आखिर में भी अभी मतलब उन्होंने यूज़ कर ली हुई है हमारी चीज़, और हमें वो इनकम बन भी गई है, लेकिन हमें बस है अब्दुल्ला, इनवॉइस नहीं की। हाँ। वही बात होगी ना, हर चीज को कस्टमर और सप्लायर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता हाँ, हाँ, मतलब जो पिछली बार अप्रूवल वगैरह था वो इसी इस के सप्लायर के हिसाब से वो प्री इनकम के अंदर आ जाएगा। एरियर्स है। होता है। एरियर्स वो होते हैं कि जो हमने अभी आए नहीं है, जो हुए नहीं है अभी, लेकिन मतलब हो चुके हैं, लेकिन हमें उनका कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं मिला अभी। जैसे इनवॉइस नहीं मिली, ना ही हमने दी है, तो एरियर्स के अंदर अप्रूवल आता है एक्सपेंस के लिए। और एक्रूड इनकम मतलब वो उन्होंने यूज़ कर ली है हमारी चीज़, हमारी इनकम बन भी गई है, लेकिन हमने अभी इनवॉइस नहीं की उन्हें। तो ये एरियर्स के अंदर रिपीट एक्रूड इनकम करो, आती रिपीट है। करो, रिपीट। और एडवांस के अंदर हमने वो प्री पेमेंट होते हैं कि जो हमने पहले से एडवांस में पे कर दिया है। और जो हमें पहले एडवांस में इनकम मिल गई हुई है, लेकिन वो इस साल की या इस पीरियड की नहीं थी, तो वो होती है डेफर्ड इनकम। इतना क्लियर है? क्रूड इनकम और डेफर्ड इनकम में क्या फर्क है? अक्रूड इनकम वो होती है कि क्रू जो मतलब हो चुकी है, लेकिन हमने इनवॉइस नहीं की अभी उन्हें। तो अभी वो लीगली तौर पर अभी हमें कुछ नहीं मिला उसमें से, लाइक मतलब इनवॉइस ये नहीं की ना हमने अभी। सुन, इलेक्ट्रिसिटी तूने इस्तेमाल कर ली है, ठीक है, लेकिन ये जब हो जाए तो बता देना, मैं इधर से शुरू कर दूँ। हो गया। अच्छा, एक्रूड इनकम वो होती है ना कि जो हमारी हो चुकी है, लेकिन हमें अभी इनवॉइस नहीं की हमने। तो इस पीरियड के मतलब अंदर कैश नहीं आया अभी। हाँ, कैश नहीं आया, हमने उन्हें उसे कहा भी नहीं है कि हमें कैश दो। ठीक है। तो उसके लिए हमें इस लेकिन इनकम तो रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि इस पीरियड की थी। तो इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट नेचर होती है, तो क्रेडिट कर देंगे इनकम को और डेबिट कर देंगे हम इसकी जगह पे एक्रूड इनकम को। इसकी उल्टी एंट्री कर ठीक है। देंगे। तो इनकम तो क्रेडिट होगी, क्योंकि उसकी नेचर इनकम की क्रेडिट ही होती है। लेकिन एक्रूड हम्म। इनकम होती है, करंट लाइबिलिटी होती है इसकी नेचर ना एक्रूड इनकम की। ये तो आपको पता है ना कि किसकी कौन सी नेचर होती है। अ, हम्म।
तो इसके इसलिए इसे डेबिट करेंगे। नहीं, डेबिट क्यों करेंगे? सोचो। नहीं, डेबिट ही करेंगे। अक्रूड इनकम की वो होती है, करंट एसेट होता है ये। अक्रूड इनकम हम्म। करंट एसेट कमा होता है। लिया कमाना है हमने, हमने अभी, ये कमा पैसे लिया है। मिलने हैं अभी हाँ, हमें। अभी कमा लिया ना। अभी हमारे लिए हाँ, रिसीवेबल है यार। रिसीवेबल हाँ, वही कमा हाँ, लिया हमने, पैसे नहीं मिले। हाँ, इसकी डेबिट एंट्री होगी। और जो डेफर्ड इनकम होती है, बस पूरा नहीं लिखना। वो उसके हमारे अंदर, पास करंट लायबिलिटी उसको होती है। उसको हाँ, बताने देना यार। उसके अंदर हम इनकम को कम करते हैं तो डेबिट इनकम कर देते हैं, और हम क्रेडिट कर देते होती हैं डेफर्ड इनकम को। तो ये होती है करंट लायबिलिटी, और जो भी होता है इसका और इनकम को कम कर रहे हैं तो उसके लिए डेबिट एंट्री जाती है। क्वेश्चन कर लें इसका कोई? क्या? क्वेश्चन तो कर लें अब्दुल्ला, डेफर्ड इनकम समझ ही नहीं आई। डेफर्ड बता तो रहा हूँ। डेफर्ड इनकम मतलब वो होती है ना कि जो हमने एडवांस में लेकर रख लिया हुआ है, उसके जिससे भी हमने लेने थे ना पैसे, उससे एडवांस में लेकर रख लिए, इस पीरियड के नहीं भी थे, फिर भी हमने हम्म। एडवांस में लेकर रख अच्छा। लिए हमें, लेकिन वो होने अगले पीरियड के ठीक है। थे। लाइक के हमने 6 महीने का उससे एडवांस ले लिया, लेकिन उसने अभी इस साल के 3 महीने और 3 महीने अगले साल के हैं। हम्म। तो इस साल के 3 महीने को हम ठीक ऐड है। कर लेंगे और 3 महीने अगले वालों की इनकम कम कर देंगे हम लोग। ठीक है। इसका ये 17 था, नहीं, ये 16। हाँ, ये पूछ रहा है जो भी नाम है इसका, ये अपना मतलब कि इसका वेयर लेजर बनी हुई। लेजर है, पढ़ ले ऊपर। रेंट करती है, ओके। मतलब अपना वेयर हाउस को ना रेंट पर दे दिया हुआ इसने मैरी को, या जो भी नाम है इसका। ऐसे ही इसका फाइनेंशियल ईयर ना 31 अक्टूबर को, मतलब इसका साल ख़त्म होता है। तो इसने 1 अक्टूबर को 2005 की, 1 अक्टूबर को इसने 1500 इसे रिसीव हुआ था, 1 अक्टूबर को 2005 के, मतलब ये पिछले साल के अंदर रिसीव हुआ था, ठीक है। क्योंकि 31 दिसंबर को पिछला साल तो ख़त्म हो गया था, तो पिछले साल के 1500 से रिसीव हुए थे पिछले साल के अंदर। और जनवरी वगैरह, और यहाँ पर 1 अक्टूबर को इस साल भी इसे 1800 रिसीव हुए हैं। मतलब ये किस तरीके से कर रही है, 3 2 5, पता नहीं, ये 2-3 महीने के फ़र्क के बाद ये दोबारा से मतलब कि उससे चार्ज करती है। 1 मिनट। अब्दुल्ला ये वाला क्वेश्चन मैंने कर लिया है, ये हमने कर लिया है, अभी किया है। हो गया? हाँ। सही समझ आ गई है? हाँ। हाँ, ऐसे कोई और क्वेश्चन करें फिर इसका? बट एक बार आप फिर दोबारा रिपीट कर दो। क्वेश्चन को हम्म। मतलब ये पिछले साल उसने अब्दुल्ला यार, ये जो अपन दिए थे ना स्टेटमेंट, ये जैसे जोशुआ जो भी है, हैं तो क्या कहते हैं, ये नहीं समझ आती है, पढ़ने में डिफिकल्टी होती है ये थोड़ा। यार इनके नाम छोड़ दिया करो, मुझसे भी नहीं पढ़ रहे होते नाम का। डेट्स वगैरह, इस मतलब इस साल ये मतलब ये साल शुरू हो रहा है, ये वो ये देखो डेट्स वगैरह। आप ये देख लिया करो ना कि कब इसका ये देखा करो साल कब खत्म हो रहा है, सबसे पहली चीज साल कब खत्म हो रहा है या कब हम्म। खत्म शुरू हो रहा है, वो ये जरूर लिखा हम्म, होता है उसने। तो इसका इकतीस वो दिसंबर देख लिया उसके बाद। हाँ, 31 दिसंबर को, अक्टूबर को खत्म हो रहा है। लेकिन उसे जो पहली पेमेंट आई थी वो 1 अक्टूबर को आई थी, मतलब ये पिछले साल में आई होगी ना, क्योंकि 31 अक्टूबर को साल खत्म हो रहा है तो। एक मिनट, बात बात सुनो, बात सुनो। हम्म, ये जो 5 लिखे हुए हैं, ये टोटल कैश पेड हो गया ना, जैसे वो नहीं, ये है ना, एक ये साल का नहीं बात है। बताया इसने, इसने ओवरऑल बताया कि जब से एग्रीमेंट हमारा हुआ है ना, 1 अक्टूबर 2005 को हमारा एग्रीमेंट हुआ था उसके साथ, तो उसके बाद से टोटल हमें इतना रिसीव हुआ है, ये टोटल लिखा हुआ है, ये नहीं बताया हुआ कि इस पीरियड का है या जिस पीरियड का भी है। हम्म। तो सही सही। ये पिछले साल तो हमें 1500 को मिला था, लेकिन पिछले साल सिर्फ 1 महीना बनना चाहिए था, जबकि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, अगली जनवरी को मिल रही है ना, तो मतलब 3 महीने का उसे मिल गया है, लेकिन सिर्फ 1 महीना पिछले साल में जाना चाहिए था। तो पिछले साल हमने डेबिट इनकम की थी, इनकम कम कर दी थी 1000 से, ताकि जिसका एक्सपेंस जितना है और इनकम जितनी है उसे उस पीरियड में सिर्फ उतना ही लिखें। तो इस साल फिर हम क्रेडिट इनकम कर देंगे ना, डेफर्ड इनकम जो होती है वो फिर इनकम को क्रेडिट कर देती है अगले साल के। और जो हमें टोटल हम्म। ओवरऑल जितना भी रिसीव हुआ है, हम इन सबको ना जमा कर कर ये 2006 के ख़त्म होने से पहले जितना भी रिसीव हुआ है वो हम सारा कुछ इधर लिखेंगे, 6600 का। हम्म। और लेकिन ये जो हम्म। 1800 रिसीव हुआ है हमें 1 अक्टूबर को, ये 3 महीने का हुआ है, लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये हम्म। पिछला भी देख लो ना, 3-3 महीने का इधर बन रहे हैं।
तो 3 महीने का हाँ हुआ है लाइक के हाँ। ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का, लेकिन हमारा अक्टूबर में साल खत्म हो जाता है, तो फिर 2 महीने का हमें एक्स्ट्रा एडवांस में मिला हुआ है, तो हम इसे अगले साल ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब इस साल में इनकम कम कर देंगे और फिर ये इनकम डेफर्ड इनकम में मतलब क्रेडिट होगी। इसको अगले साल लेके जाना है ना। हाँ, इसे अगले साल लेके जाएँगे तो अगले साल की फ़ी बढ़ेगी, इस साल कम कर देंगे। तो इसलिए फिर डेफर्ड इनकम हम्म। को ब 1200 से मतलब रेंटल इनकम को कम कर देंगे डेफर्ड इनकम के अंदर एंट्री कर। मतलब तो यही क्लोजिंग अगले जाके आगे जाके ओपनिंग बन जाएगी। हाँ, लेकिन वो यही वाला अकाउंट नहीं बनता, वो फिर मतलब डेफर्ड इनकम का या अक्रूड इनकम का उधर से एंट्री रिवर्स होती है। ये वाला अकाउंट इधर बस खत्म हो जाता होता है। वैसे आंसर मतलब सही सही। बैलेंस हाँ, ये यही तो आता है। इधर इधर क्लोज हो गया ना। हाँ, बैलेंस वैसे यही होता है, लेकिन लॉजिक ये नहीं होता। ये वाला अकाउंट बस सीधा ख़त्म कर देते होते, रेंट का एक्सपेंस का और इनकम का ना, बस जिस साल के अंदर है बस उन हाँ, ये तो इस साल में क्लोज हो जाएगा हाँ, ना। इन्हें क्लोज कर देना और एसपीएल के अंदर हमारी 6400 की इनकम जाएगी। ये समझ आ ठीक है। गई? हम्म। आगे चलें? हम्म। अभी और कौन सा टॉपिक करें यार? यार वो कंसेप्ट करवा दो, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, और सारे वो प्रूडेंस, कंसेप्ट। मटेरियलिटी हाँ, एक कंसेप्ट। मिनट खोलने दो। बनाते हैं थोड़ी देर तक, या सुबह बना लूंगा यार, अभी मैं ठीक नहीं लग ये सारे कंसेप्ट करा दो। हाँ, ये गोइंग कंसर्न होता है कि हम जो भी होता है ना, हम ये इमेजिन करते हैं हमारा ना बिजनेस इस साल बस ख़त्म नहीं होने लगा, मतलब इस साल ये 1-2 सालों में बस ये ख़त्म नहीं होने वाला। हम ये अज़्यूम करते हैं ये हमारा बिज़नेस चलता रहेगा आगे, मतलब फ्यूचर में भी ना, लाइक क्या कोई कंपनी है या कोई भी सोल ट्रेडर वगैरह है, तो वो अपना बिज़नेस को आगे चलाता रहेगा अगले आने वाले सालों के अंदर तक भी। ये नहीं है कि वो बस 1-2 हम्म। सालों में अपना सारा कुछ ख़त्म करके बिज़नेस ख़त्म करके चला जाएगा। ठीक है? ये होता है गोइंग कंसर्न एटलीस्ट के। एटलीस्ट 12 मंथ। नहीं, और ये बस चलता रहेगा। ये मतलब कंटिन्यूअसली चलता ये रहेगा। मैंने एक लाइन पढ़ी थी, लिखा हुआ था मतलब एटलीस्ट 12 मंथ तो चलेगा, गोइंग नहीं, कंसर्न प्रिंसिपल में। सही, मुझे नहीं पता था। थैंक यू यार बता दिया। ये, हाँ, ये पढ़ लो लाइन, एटलीस्ट गोइंग कंसर्न में एटलीस्ट 12 महीने बिजनेस चलता है। ऐसे 1 मिनट लिख लूँ। मतलब हमने ये टेंशन रखनी है कि वो हाँ, लिक्विडेट नहीं होगा। हाँ, अगले साल मतलब चलता रहेगा, फिर ये मतलब होगा। हम्म। हाँ। और जो सेपरेट एंटिटी होता है इसका पता है या दोबारा से बता दूँ? दुआ ये बता बता दो। दो, ये नहीं पता हमें, सिर्फ गोइंग कंसर्न का पता था, बाकी में किसी का नहीं पता। अच्छा, सेपरेट एंटिटी इससे होता है कि अकाउंटिंग जो हम उस ओनर के लिए करते हैं और जो बिजनेस के लिए करते हैं, हम दोनों के अकाउंटिंग को अलग अलग करके लिखेंगे। उन दोनों के ऊपर जो भी खर्चा हो रहा है हम उन दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे। जैसे हमें आया है हमें ना बिजली का बिल आया है, लेकिन वो बिल था दुकान, जैसे हमारी एक दुकान है तो दुकान का बिल था, तो फिर हम उसे एज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर तो वो हम्म। बिल था वो जो भी ओनर है उसके उसका, घर का। उसके घर का ना, तो फिर हम उसे एज अ ड्राइंग का लिखेंगे, हम उसे एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी का नहीं लिखेंगे, हम उसे ड्राइंग लिखेंगे, क्योंकि वो ओनर अपने हम्म। लिए कर रहा है, वो कौन सा कोई वैसे काम कर रहा है, तो वो डेबिट ड्राइंग और क्रेडिट ये कर देंगे। हम्म। लेकिन एक, ओनर जो भी करेगा वो ड्राइंग में जाएगा, यही हाँ, बात है। वो ड्राइंग में जाएगा, लेकिन एक और बात भी है, लीगली ये अलग-अलग नहीं है, ये अकाउंटिंग के लिए हिसाब से पार्टनरशिप के अंदर भी और सोल ट्रेडर हाँ के वो अंदर भी ना तो। ओनर और बिज़नेस अलग-अलग है। लेकिन जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना? ये भी हम्म। शायद एमसीक्यूज़ के अंदर आ जाए। अका- ओनर और बिजनेस सेम चीज है लीगली। हाँ, बात सुनो, अकाउंटिंग के हिसाब से मतलब सेपरेट है ये दोनों, हाँ, लेकिन लीगली ये दोनों सेम है। हाँ, लीगली ये दोनों सेम है, मतलब कि इनकम टैक्स होता है ना, सर ने भी उस दिन शायद बताया था, तो इनकम टैक्स जैसे हम देते होते हैं, तो ये जो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप है, ये पार्टनर्स या सोल ट्रेडर जो भी इन्हें मिलता है, ये उस हिसाब से ये अपना इनकम टैक्स देते हैं, ठीक है। लेकिन जो आगे जो लिमिटेड कंपनीज़ होती हैं, तो वो फिर बिल्कुल ही हम्म। अलग एक चीज़ होती है, वो समझ लो एक अलग से इंसान तो नहीं होगा, लेकिन वो वो कंपनी का तो भी इनकम एफएससी टैक्स होता आता है। है। ये कंपनी का भी इनकम टैक्स होता है, मतलब कि वो भी जितना प्रॉफ़िट करेगी उसके ऊपर भी टैक्स उसे अलग से कंपनी को भी देना होता है, और जो उसके जो भी डायरेक्टर्स वग़ैरह हैं, जो भी होते हैं, उन्हें अलग से देना पड़ता है शायद, या पता नहीं, लेकिन वो हमारे टॉपिक सेपरेट इसलिए, है ना, वो सेपरेट है बस। हाँ, सिलेबस में नहीं है हमारे वैसे। बस ठीक। हाँ, डुअलिटी कांसेप्ट होता है, 1 मिनट क्या होता है?
नहीं, हाँ, कि हर एंट्री के दो मतलब के इम्पैक्ट्स होने चाहिए, एक डेबिट और क्रेडिट, मतलब वो डबल एंट्री की वैसे बात कर रहा है इसके अंदर शायद, क्योंकि लिखा भी हुआ ठीक है है। डबल एंट्री बुक कीपिंग। और एक्रूवल्स अकाउंटिंग वो होता है कि जिस साल का एक्सपेंस और जिस साल की इनकम है वो उसी साल के अंदर लिखनी होती है। ये नहीं कि जिस साल आप कैश दे रहे हो या जिस साल ले रहे हो, वो कैश अकाउंटिंग भी एमए के अंदर भी है ना, कि वो कैश अकाउंटिंग होती है। एक्रूवल वो होता है जिस साल का एक्सपेंस और जिस साल की इनकम है वो उसी साल के अंदर लिखनी है। ये प्री हो गया। पेमेंट्स वगैरह ये सारा कुछ इसी की वजह से तो करते हैं ना फिर हम लोग। ठीक ठीक है। हो गया। और हिस्टोरिक कॉस्ट होता है कि जब हम इनिशियली हम जैसे कोई चीज़ लेते हैं, तो हम उसे जब रिकॉर्ड करते हैं ना, तो हम खुद से कोई कॉस्ट या उसकी प्राइस इमेजिन नहीं कर लेते। हम वही प्राइस के हिसाब से उसे रिकॉर्ड करते हैं जो हमने शुरू में उसके लिए पे की थी। लाइक अगर एक आपने एक कार ली थी तो उस टाइम आपने $5000 की ली थी, ठीक है। लेकिन अभी आप उसकी प्राइस हो गई है $6000, जब मार्केट वैल्यू उसकी इंक्रीज हो गई है, लेकिन हिस्टोरिक कॉस्ट कहते हैं आपने उसे उसी प्राइस पे लिखना है जो आपने पे की थी शुरू में, ठीक है ना। मतलब मतलब जो हमने सही सही। जो शुरू में पे मतलब किया वैल्यू है बढ़ गई उसे थी लिखना है। अब वैल्यू बढ़ गई है। नहीं, कार की अब। नहीं, अगर चाहे बढ़ गई है या कम हो गई है, कम हो लेकिन गई है हम पता नहीं, लिखना लेकिन हमने पहले ट्रांजैक्शन पहले को रिकॉर्ड पहले पेमेंट। वाली प्राइस पे करना है। नहीं, दोबारा एग्जांपल देना। मतलब लाइक, बात सुनो ना। हाँ, मतलब देखो पहले कार हमने 5,000 की ली। हाँ, अब क्या कहते हैं, $5,000 की। हम्म। अब समझो टाइम 1 साल बाद वो 6-7 हजार डॉलर की हो जाती है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि हम वो मतलब उसको 5,000 पे रिकॉर्ड नहीं, एक करेंगे। मिनट यार, जहाँ मुझे लगता है वो मतलब रीवैल्यूएशन वगैरह वाला तो टॉपिक नहीं है ना हमारे इसके अंदर। या इधर बस इनिशियली रिकॉर्डिंग, या फिर नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, सॉरी। ये सिर्फ उसी टाइम रिकॉर्ड करनी है कि शुरू में जब रिकॉर्ड करेंगे ना, हम जब पहली बार रिकॉर्ड करेंगे तो उस टाइम हम वही हम्म प्राइस लिखेंगे जो हमने पे की है उसकी। जब पहली पहली हम्म। मर्तबा हम रिकॉर्ड करेंगे, जैसे कार की भी या इन्वेंट्री की भी, जो हमने उस टाइम जब पहली पहली बार हम अपनी बुक्स के अंदर लिखेंगे, मतलब अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जा लिखेंगे, तो फिर हम उसी प्राइस के ऊपर लिखेंगे जो हमने पहली पहली मर्तबा उसके लिए पे की थी। बाद में मुझे ठीक है। लगता है चेंज हो जाती है, लेकिन वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। ठीक है। और कंसिस्टेंसी होता है कि जैसे लाइक के जैसे एक पीरियड के अंदर आपने जो चीज़ कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है ना, अगले पीरियड के अंदर भी हम उसी मेथड वगैरह को यूज़ करते रहेंगे। जैसे इन्वेंट्री को इशू करने के लिए फाइफो होता है, या लाइव या एफको वगैरह होते हैं। तो अगर हमने पहले साल फाइफो के हिसाब से इन्वेंट्री को अपने वो किया था कि जो भी किया था, क्या किया था, इशू किया था इन्वेंट्री को फाइफो के हिसाब से, ये नहीं है कि अगले साल आपको नहीं यार फाइफो के अंदर मज़ा नहीं आया, चलो मतलब बस के नीचे दी हुई एग्जांपल है। काम, हाँ, नहीं वो डेप्रिसिएशन किया ना, मतलब फाइफो लाइफो के, लाइफो तो है ही नहीं, फाइफो रैपको वगैरह के अंदर भी यही चीज़ होती है। और डेप्रिसिएशन के अंदर भी अगर आपने स्ट्रेट लाइन ही लिखी है तो स्ट्रेट लाइन ही अगले सारे सालों में लिखनी है। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस है तो, मतलब लेकिन आप ये कर सकते हो कि आप ये कर लो कि एक कैटेगरी स्ट्रेट लाइन के हिसाब से, एक रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से है। हम्म लाइक जो कंप्यूटर्स हमारे पास अभी हमारे पास जिस जगह पर भी है हमारे बिजनेस के अंदर, उससे हम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन के हिसाब से, लेकिन जो हमारे पास व्हीकल्स वगैरह हैं हम उसे कर रहे हैं रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से। अब ये नहीं है कि अगले साल आप जाओ यार नहीं कंप्यूटर्स को भी रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से करते हैं, नहीं, आपने शुरू में उसका स्ट्रेट लाइन के हिसाब से हम्म किया था तो उसे स्ट्रेट लाइन ही फिर चलनी पड़ेगा। कंपैरिजन नहीं हो पाएगा ना। हाँ, कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये हम्म। कंसिस्टेंसी जो भी होता है ये यही होता है। सही सही। और ठीक है। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट हो ये होता है कि इंफॉर्मेशन का भी होता है और कॉस्ट का भी। मटेरियल ये दो मतलब टर्म्स यूज़ होती हैं। मटेरियलिटी मतलब वो वाली जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी कॉस्ट वगैरह जो ना सामने वाला यूज़र जो है ना आपका, जिसके सामने आप बात कर रहे हो, तो उसके डिसीजन को चेंज कर सकती है। लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल आपके बिज़नेस की लायबिलिटीज़ है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? आपके एसेट्स और कैपिटल वगैरह कम है, लेकिन आप कोई इससे कोई तीसरी चीज़ ढूँढते रहो कि ना लायबिलिटी आप किसी न किसी तरह ना कम शो करने की कोशिश करो। तो जो आपकी स्टेटमेंट पढ़ता है, जैसे कोई इन्वेस्टर होता है या फिर कोई नया पार्टनर आने वाला होता है,
अगर आप उसके सामने अपनी लाइबिलिटीज वगैरह को छुपाओगे तो फिर मतलब आप उससे बिल्कुल सही तरीके से बात नहीं कर रहे ना, तो ये चीज़ उसके डिसीजन को चेंज कर सकती है। तो ये मटेरियल कॉन्सेप्ट कहता है कि वो सारी चीज़ें आपने लिखनी है जो सामने वाले यूज़र के ना डिसीजन को चेंज कर सके। और कोर्स के अंदर भी इसी तरह, कोर्स का तो वैसे सिंपल ही है कि लाइक जैसे राउंड वगैरह कर सकते हैं तो वो इममटेरियल होते हैं। लाइक कोई पॉइंट्स के बाद जैसे फिगर आती है तो उसे हम जब कोई रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं तो हम प्रॉपर डॉलर्स के अंदर या 100 डॉलर के अंदर इस तरह करके लिखते हैं ना, तो वो इममटेरियल अमाउंट होती है। लेकिन अगर कोई बड़ी अमाउंट है जैसे 2-3 हज़ार डॉलर आप स्किप कर रहे हो दरमियान में से, तो फिर वो मटेरियल अमाउंट होती है और इन्फॉर्मेशन का ये लिखा हुआ है इधर। नहीं मतलब कि देखो ना, एक दफ़ा ये आप सारे लाइन पढ़ दो, उसके बाद एक क्वेश्चन करना है आपसे। मैंने पढ़ ली है यार, मैं वो रीड नहीं करता होता वरना फिर शर्म आती है। The materiality concept ensures that all materials information is included in the financial statements. Financial information is material if it commission, इसके लाइन की समझ नहीं आई। Financial information is material if it commission can affect the ओमिशन decisions made by users of, मतलब कि एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो मटेरियल होगी अगर उसके ओमिशन, मतलब अगर आप रिकॉर्ड नहीं करते, ओमिट कर देते हो, तो वो जो यूज़र है ना उसके डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है उसे वो वाली इंफॉर्मेशन के हिसाब से। तो मतलब कि एंड सो शुड बी एक्यूरेटली इंक्लूडेड, मतलब कि एक्यूरेटली ठीक हो आपको गया। स्टेटमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा। ये नीचे एग्जांपल भी दी यानी हुई है। कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन, यानी कि लाइबिलिटी होगी, प्रॉफिट हो गया, वो भी आपने ज़्यादा करके लिख दी या फिर कम करके लिख दी है, तो वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे लिए मटीरियल हो जाएगी। हाँ, मतलब वो इंफॉर्मेशन मटेरियल है कि उस सामने वाले की डिसीजन को चेंज कर रही है। हाँ, सामने वाले के डिसीजन को चेंज कर सकती है, वो सामने हाँ वाले को लिए वो मटेरियल है। हाँ, मटेरियल ये कहता है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई जो सामने वाले के डिसीजन को चेंज कर से उससे आपने ज़रूर लिखना है। ठीक है। ठीक हो गया। और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है कि आपने अपने एसेट्स और जो कैप एसेट्स और इनकम जो है ना आपने उसे ज़्यादा कर कर नहीं लिखना, मतलब कम करके लिख दो आपकी मर्ज़ी है लेकिन ज़्यादा कर कर नहीं लिखना। और जो एक्सपेंस और लाइबिलिटीज़ है ना आपकी, आपने उससे ना किसी तरह को थर्ड कोई भी जो भी निकाल कर ना आपने उसे कम करने की कोशिश नहीं करनी, मतलब कम करने की मतलब कम शो करने की कोशिश नहीं करनी, जो एक्चुअल में है उसी तरह लिखना होता है। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बात सुनना। हाँ, ये ना स्क्रीन शेयर मैं आपको एक दफ़ा कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन है। ऐसे कैसे होती ये इधर ऑप्शन है, हो रही है शेयर? होगा। नहीं, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन शायद कैमरा के साथ होगा। ये वो तो तो मेरी शक्ल आ जाएगी। नहीं नहीं, कैमरा के साथ आके एक वो शेयर वाला ऑप्शन है ना, एक कर कर हाँ यही खोला हुआ है। हाँ, वो खोल लिया, आगे शेयर नहीं हो रही। आगे वो पूछेगा विंडो या फिर टैब वगैरह। एंटायर हाँ स्क्रीन पे तो क्लिक कर। इंटायर स्क्रीन करूँ? हाँ, इंटायर स्क्रीन कर दो अगर आपका कोई प्राइवेट चीज़ नहीं खोली हुई तो। और नहीं खोली हुई यार। नहीं वो क्लिक कर उसके ऊपर। कर तो दिए। अच्छा ये लो, ये देखो। एक मिनट। ये नजर आ रहा है? हाँ। ये पढ़ो। विच अकाउंटिंग concept डिस्क्राइब द whose omission or misstatement the firm would affect the, हाँ, तो इससे बताऊं। हाँ, इसका मटेरियलिटी है, ये क्या इसको समझ नहीं आई थी, ये समझाई। मतलब विच कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिसकी ओमिशन या फिर मिस ट्रीटमेंट, मतलब उसे थोड़ा सा आप तोड़ मरोड़ कर लिख रहे हो। मिस ट्रीटमेंट इन द हम्म। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड इफेक्ट द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स, मतलब जो पढ़ रहा है ना उसे उसके हाँ इकोनॉमिक डिसीजन, मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह का डिसीजन को चेंज कर रही है वो। हाँ तो फिर वो मटीरियलिटी हो गया ना कि मटीरियल इंफॉर्मेशन है वो एक। हाँ। यानी कि ये ओमिशन जो आप बात कर रहे हो या फिर मिस स्टेटमेंट जो बात कर रहे हो, यानी हाँ कि इस तरह से हम लाइबिलिटी कम लिख दें, ऐसे ही है ना? हाँ, कि कम करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि हम ऐसी चीज हाँ को कम करने को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो सामने वाले का डिसीजन मतलब बदल अपने रही वो है। एसेट ज्यादा दिखाएंगे ना, हाँ, या जो भी कर रहा है वो, मतलब कोई दो नंबरी कर रहा है दरमियान में। ताकि वो। जो भी गलत काम कर रहे हैं वो अफेक्ट करेगा इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ यूजर्स को, ऐसे ही है हाँ, ना? और यूजर्स मिशन क्या मतलब हम इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं दरमियान वो में से omit कोई, करना। जैसे कोई बहुत हाँ बड़ा मिस कर खर्चा है दिया, हमारा, तो माइनस कर दिया। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, तो अब आ हम गई उसे समझ? लिख ही नहीं रहे दरमियान में। हम्म। ठीक हो गया। ठीक है।
चलो आगे। अपना प्रॉफिट मतलब ज्यादा दिखा रहे हैं। हाँ अब प्रोनस बताओ। हाँ, प्रूडेंस तो क्या मतलब ये होता है कि आपने ना अपने जो एसेट्स है ना और जो इनकम है आपकी, इससे आपने ज़्यादा कर कर नहीं लिखना, और जो आपका एक्सपेंस है और लाइबिलिटी है इसे आपने कम कर कर नहीं लिखना। एक मिनट से भी पढ़ लें। हाँ, कोई कुछ ही लिखा हुआ है कि प्रूडेंट कॉन्सेप्ट मींस दैट द एसेट्स या इनकम आर नॉट ओवरस्टेटेड। मतलब अगर एसेट या इनकम को आप ज़्यादा करके लिखने की कोशिश करोगे तो मतलब आप अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा अच्छा शो करने की कोशिश कर रहे हो। इनकम को ज़्यादा करने की कोशिश करोगे तो मतलब कि आप प्रॉफिट को ना गलत तरीकों से ज़्यादा शो कर रहे हो। और लाइबिलिटी और एक्सपेंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तो आप या तो लाइबिलिटी को लिख रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे दरमियान में कहीं पर, और या आप एक्सपेंस को दरमियान में से वैसे ही खा रहे हो, मतलब रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो उसे दरमियान में से, ताकि आपका नकली बोलो, तरीके से आखिरी आप। दो लाइन बताई, आखिरी दो लाइन बताना। ये वाली ओके, वो दिया ना। हाँ। गेन्स मतलब शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज until द मटेरियलाइज, मतलब कि जब कोई गेन है ना, जैसे किसी चीज़ के ऊपर आपको लगता है प्रॉफिट हो जाएगा, जब तक वो एक्चुअल में हो नहीं जाए, मतलब मटेरियलाइज मतलब कि जब तक एक्चुअल में हो नहीं जाता वो चीज़, तब तक हमने उसे हम्म। रिकॉर्ड नहीं रिकॉग्नाइज नहीं करना हमारे सिस्टम के अंदर। और इफ़ अ बिजनेस बिकम अवेयर ऑफ पोटेंशियल लॉस एंड डिटेल ऑफ द लॉस, हाँ ठीक है, शुड बी मेड नोन टू द यूजर ऑफ। हाँ, अगर तो मतलब हमें बिजनेस को पता चल गया कि हमें फ्यूचर के अंदर ये होना तो लॉस होने वाला है, कोई बहुत बड़ा, या फिर छोटा भी हम्म। हो या बड़ा भी हो, हमें कोई लॉस होने वाला है फ्यूचर के अंदर, तो फिर हमें उसे हाँ, मतलब मतलब कि तुम्हें तो फौरन लिख लेना है। तो लग गया तो लिख लेना। हाँ, हाँ, ये फौरन। वही है। लाइक वो इन्वेंट्री के अंदर भी यही चीज़ है ना, कि इन्वेंट्री की जैसे नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और हम उसके ऊपर देखते होते हैं कॉस्ट के ऊपर, कि जो ठीक कम हो गया, होती है उसके ठीक हो ऊपर। गया, ठीक है, समझ आ गई है। आगे चलो। ये एक्टिविटी हाँ। करवाओ यार। क्या चीज़? एक्टिविटी करते हैं, शो ना करो पहले यार। कर दिया यार। आगे चलो, ये नहीं है। ये है क्या, मतलब क्या कह रही है? Inventory that was owned at the end of financial year is deducted from the cost of sale। हाँ, ये इस तरह होता है ना कि ये देखो, एक और कॉन्सेप्ट भी आप ले लो कि जो बताओ तो। शुरू में एक जो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, और ओपनिंग हम्म। जो भी होता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेसेस, ये कहाँ गया, और उन दोनों की डेबिट नेचर होती है ना, ठीक है, तो हम उन दोनों को हम्म। क्रेडिट कर देते होते हैं। एक तो ये अप्रोच होती है, वैसे ये वाली अप्रोच ही देखते, मतलब कि ये वाली शायद टेस्ट भी हो सकती है। हम उन दोनों को ना क्रेडिट कर देते होते हैं, जो भी उनकी प्राइस बनती है साल के आखिर में ना, जो भी इनकी कॉस्ट बनती है, क्रेडिट ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। और इसकी जो भी डेबिट साइड जाती होती है ना, वो जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर, ठीक है। डेबिट साइड हम्म। जाती होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ सेल्स का हम्म। मतलब होता है जो ओवरऑल सेल करने के ऊपर कॉस्ट लगी है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है कि जो सिर्फ कॉस्ट के अंदर की कॉस्ट थी, मतलब कि परचेज कॉस्ट थी, जो लाइक उसके परचेजिंग प्राइस और डिलीवरी कॉस्ट वगैरह। ये सी ओ जी एस का समझ आ गया ना, तो डेबिट कर देते हैं हम इसे, ठीक है। लेकिन जब हमें कॉस्ट ऑफ सेल में बस परचेज प्राइस आएगी ना। नहीं, परचेज जैसे का जो था। जो एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जो मतलब के जो एट्रीब्यूट होती हैं डायरेक्टली, जैसे शुरू में कोई कोई चीज़ लेने से पहले, जैसे डिलीवरी कॉस्ट हो गई, या फिर जो भी इस तरह की कॉस्ट आ जाती होती है ना, मुझे एग्जांपल नहीं याद आ रही कोई, वो भी नहीं मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बस सेल परचेज प्राइस आएगी या फिर कॉस्ट ऑफ सेल में। वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर सिर्फ परचेज प्राइस भी आएगी, और साथ वो वाली कॉस्ट भी आएगी जो उससे हमारी तरफ लेके कैरिंग। आने। हाँ, मतलब जो मतलब होने ही थे, जो खर्चे होने ही होने हैं, तो वो नहीं नहीं, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला मैं पूछता हूँ आपसे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स, इनमें फर्क क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब होता है उस चीज़ को बेचने के ऊपर ओवरऑल जो भी खर्चा हो गया, ठीक है। ओवरऑल उस चीज़ को बेचने के ऊपर जो खर्चा हुआ है, लाइक कि उसके अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह सारा कुछ, सेलिंग कॉस्ट वगैरह, ये सब कुछ उसके अंदर हम लिखते हैं। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब के मतलब उस चीज़ को बेचने के ऊपर सिर्फ वो गुड्स की क्या प्राइस थी, मतलब जो हमने इन्वेंट्री वगैरह बेची है ना, तो सिर्फ नहीं, जब इन्वेंट्री की क्या परचेज की प्राइस। थी। हाँ, परचेज हुई थी, इसके अंदर परचेज प्राइस आती है, और जो भी जैसे डिलीवरी कॉस्ट आती होती है, वो इस तरह की जो भी होती है ना, जो ओपनिंग नेसेसिटी। इन्वेंटरी भी इसमें होती है। हाँ,
नहीं, हाँ, यही वाला है ना। इससे ये देखो, हम डेबिट कर रहे हैं ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, मतलब ये एक्सपेंस है। हम जो शुरू में हमारे पास परचेजेस थी उससे भी क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब क्रेडिट के परचेज के अकाउंट को हम बंद कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। समझ और आया। हम उसे डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं टोटल अमाउंट से, और डेबिट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। और जो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी ना, इन्वेंट्री के अकाउंट को भी हम बिल्कुल बंद कर रहे हैं क्रेडिट कर कर, और उसकी जो भी डेबिट एंट्री जा रही है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर जा रही है। लेकिन ये सारी की सारी इन्वेंट्री तो बिकी नहीं है, मतलब कि ये ओपनिंग के भी और परचेजेस की भी सारी तो नहीं बिक गई हमारी। इसके अंदर कोई चीज़ अभी रहती भी है बिकने वाली, तो हम उसे फिर इसके अंदर से निकाल देते होते हैं। पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम ना क्रेडिट कर देते होते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, और डेबिट कर देते होते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को। मतलब कि एक मिनट, मतलब कॉस्ट ऑफ हम्म। गुड्स सोल्ड पहले हमने एक्सपेंस से लिख दिया ना। अभी ये सारा के सारा एक्सपेंस इतना तो नहीं हुआ हमारे, हमने कोई कम चीज़ें सोल्ड की सेल की है, मतलब जैसे परचेज हमने 50 की थी और ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी 100 की थी। लेकिन इस साल हमारी सिर्फ 125 ही बिके हैं यूनिट्स, तो बाकी 25 की हमने इसके अंदर कॉस्ट तो लिखनी नहीं है इस साल के अंदर। तो उससे फिर हम निकाल देते हो एक्सपेंस के अंदर से निकालते हैं, तो क्रेडिट करेंगे ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, और डेबिट कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, एक एसेट होता है ना। तो ये 25 यूनिट्स की हाँ, प्राइस या जो भी कॉस्ट बनेगी वो क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर चली जाएगी, ठीक है। मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री एसिड होता है और ओपनिंग। ओपनिंग भी एसेट ही होता है। इन्वेंट्री एसेट होता है ना, करंट एसेट होता है ये। हाँ वो तो होता है अब्दुल्ला लेकिन। पीछे करना, दोबारा वो खोलना। अब्दुल्ला यहाँ पे एक दो एंट्री और भी हैं। डेबिट क्लोजिंग इन्वेंट्री कब होगी? डेबिट क्लोजिंग इन्वेंट्री पहले हम ये वाली करते हैं, क्रेडिट परचेज और क्रेडिट, पहले डेबिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कर लेते हैं, ये वाला कैलकुलेट करने के बाद ये सारा हल्का हम टिक इसके जाते अंदर हैं से कासिम जो दोस्तों। इसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रेडिट करते हैं। जब आखिर में मतलब हम देखते हैं ना कि कितने यूनिट्स हैं जो अभी हमने मतलब इस साल सेल नहीं किए, जो अभी भी हमारे पास स्टॉक के अंदर पड़े हैं हमारे पास, तो उससे भी हम डेबिट कर देते होते हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर से उतनी की हम कॉस्ट निकाल लेते होते हैं। ठीक है। हम्म। चलूँ आगे। हम्म। प्रूडेंस हो गया। वो ये वाला एक्टिविटी कर लो। ये एक्टिविटी समझ ही नहीं आ रही, क्या लिखा है? अच्छा, इन्वेंट्री दैट वाज ओन्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल। जल्दी करो, ऑप्शन दिखाओ ना, थोड़ा ऊपर करो। वो नीचे नहीं नजर आ रहा। इन्वेंट्री जो मतलब के ओन कर रहे हैं हम आखिर में फाइनेंशियल ईयर के, मतलब कि जो भी इन्वेंट्री हमारे पास अभी पड़ी है वो बिकी नहीं है अभी हमारे पास, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री, उससे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर से मतलब कम कर रहे हैं। ये देखो इधर बंद हो गई यार। ये क्रेडिट कर रहे हैं ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, मतलब कम कर रहे हैं हम इधर। तो हम इधर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम्म। हम डिडक्ट कर रहे हैं, मतलब कम कर रहे हैं हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर से हम इसे कम कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ सेल्स ये वाली जो है शुड ओनली बी इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब जो ओवरऑल जो भी खर्चा है कॉस्ट ऑफ सेल, उसके अंदर से उन्हीं चीज़ों की कॉस्ट जानी चाहिए जो उस साल के अंदर बिकी हैं। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हम्म। है जो ये वाली हमें बात करता है, तो वो आप देख कर ये बताओ। तीनों नहीं है, पहले तीनों नहीं है। हाँ, गोइंग कंसर्न चौथा कौन सा है? अक्रूवल। अक्रूवल। गोइंग कंसर्न कहता, अक्रूवल। हाँ, हाँ अक्रूवल कहते हैं। गोइंग कंसर्न कहता अक्रूवल होता कैसे आ रहा है? है। एक मिनट ये देखो ना, साइड देख लो। गोइंग कंसर्न ये होता है कि हम आगे आने वाले के लिए कर रहे हैं, आगे मतलब हमारा बिजनेस चलता रहेगा। वो ये नहीं होता हम्म। वो वाली, अच्छा वो वाली एंट्री इसके वो वाले मतलब स्टेटमेंट इसके अंदर फिट होती है कि हम अपने है ना जो एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं जो, तो हम उसे एक एक्सपेंस के तौर पर क्यों नहीं लेते, हम उसे कैपिटलाइज क्यों करते हैं। तो वो गोइंग कंसर्न वाले जो भी भैया कहते हैं वो कह रहे होते हैं कि आप मतलब बिजनेस आगे चलता रहेगा ना, इसका आगे भी आपको मुनाफा होता रहेगा। तो उस टाइम आप डेप्रिसिएशन हम्म। इसके अंदर से नहीं, डेप्रिसिएशन वगैरह फिर अप्रूवल के अंदर आ जाएगी। तो इसलिए फिर हम उसे कैपिटलाइज कर देते होते हैं। और हिस्टोरिक कॉस्ट कहता है कि इनिशियली जो शुरू में आपने रिकॉर्ड की थी ना उस चीज़ को, तो उसकी वही प्राइस होनी चाहिए थी जो आपने पे की थी। तो इसके अंदर तो ऐसी कोई बात है ही नहीं, मतलब इसके अंदर उसने कहा नहीं है ना। और प्रूडेंस वो होता है कि आपने अपने एक्सपेंस और, हाँ बस प्रूडेंस। इनकम को, एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं करना जब तक हाँ, होना है। नहीं नहीं नहीं, इनकम को, हाँ इनकम को। इनकम को नहीं करना सही से, इसके अंदर एक्सपेंस का नहीं है। ये कहता है कि एक्सपेंस जितना मर्जी कर दो। और अक्रूवल मतलब हम्म। कहता होता है ना कि सिर्फ आपने उतना ही करना है जो आपके इस पीरियड के अंदर है, जो अगले उस साल पीरियड, का खर्चा है। हाँ जो अगले पीरियड का है वो तो है ही नहीं। ये देखो। तो
ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये तो आगे जाके ओपनिंग बनेगी, वो अगले साल का खर्चा बनेगा। हाँ, तो इस साल फिर हम इसे कॉस्ट ऑफ गुड्स समझा? सोल्ड के अंदर से कम कर रहे हैं ना हम इसे, फिर इसलिए हाँ अगले समझा साल के ना। अंदर आगे समझ। क्लोजिंग इन्वेंट्री तो अगले साल जाके ओपनिंग बन जाएगी ना, हाँ वो वो, अगले साल का खर्चा बनेगी हाँ क्योंकि वो, वो अगले साल सोल्ड होंगी। हाँ सही, इसी तरह अब्दुल्ला में 1 मिनट देना सिर्फ, 1 हाँ मिनट देना। ठीक ठीक है ठीक है। समझा? ठीक है, चले ओके हो गया अब्दुल्ला। यार, दो बंदे ही हैं हम सिर्फ इधर। बस देख लो, हम आपसे प्यार ही इतना है यार अब्दुल्ला। दूल्हा मैं मुझे बंदा नहीं गिनते यार आप। आपको दो गिननी है ना। एक और बच्चा आया था, उसे बेचारे को लगा कि मैं वो बात कर रहा हूँ कि पेपर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। उसके 2-3 दिन में पेपर है बेचारे का। कहता है कि मैं ये लूं ना लूं। मैंने कहा भाई तू जाकर पढ़ ले अपना। ये खत्म हो चलो गया। यार अब्दुल्ला, और कौन सा कंसेप्ट सारे हो गए ना? हाँ ये सारे हो गए। चलो गुड हो गया, याद हो गया, ओके राफी। हो गया इरेकेबल डेट करना है या नहीं? अब्दुल्ला यार, पहले ना तुम आओ, किस पे आओ? रुक एक मिनट अब्दुल्ला यार, वो जो थी इन्वेंट्री वाला चैप्टर, इन्वेंट्री वाला, हाँ वो ओपन करो। कर लिया, मतलब कौन सा पूरा ही? नहीं नहीं, हाँ इसमें से टॉपिक्स कुछ करने थे। हाँ जो हाँ, न्यू टॉपिक है वो करवाओ बस। पूरा ही न्यू है ये वाला। और फाइव को भी पुराना है, एफ को भी पुराना है। ओए अच्छा, 1 मिनट पहले ये चीज कर लो, ये याद कर लो भैया। किधर गया? हाँ ये हाँ वाले, ये तो ये पुराना। याद कर लो। मतलब इसे याद कर लेना ये जरूरी। ये आएगा, एक आ बार भी सकता है। पढ़ के बता दो। अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड्स 2001 से पहले के बने हुए हैं, 2001 से जो पहले बने थे ना, वो आईएएस के अंदर हम्म आते थे। उन्हें आईएएस 2, आईएएस हम्म 16 वगैरह ये वो वाले हैं, ठीक है। और जो 2001 के बाद हम्म। जो भी स्टैंडर्ड बने हैं, वो आईएफआरएस उन्हें कहते हैं हम लोग। IFRS ठीक है। ठीक। और जो हमारे FA2 के अंदर जो है वो IFRS 18 है, मतलब कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हमें बताता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरह होनी चाहिए थी, या इस तरह मतलब इसे बनाओ, या इसका एसेट को इस तरीके से लिखो हम्म। वगैरह, ये IFRS 18 कहता है। ये याद कर लेना, लगाना तो रट्टा ही मतलब पड़ेगा। इस तरह प्रेजेंट करना है, इस तरह। IFRS क्या बताता है? IFRS नहीं आप 18 18। क्या बताता है ये? कि आपने अपनी मतलब जो स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, जो स्टेटमेंट ऑफ जो SOFP वगैरह है, तो इनको आपने किस तरीके से अच्छा। प्रेजेंट करना है, किस तरीके से आपने एसेट्स वगैरह को इनके अंदर लिखना है, वो ये क्या होता बताता है। है? IFRS 18। ठीक हो गया, हाँ, आगे। और IAS 2 होता है, वो इन्वेंट्रीज का होता है। नाम भी इनके ये याद करने हैं आगे वाले। IAS 2 ठीक है। इन्वेंट्रीज जो है, ये मतलब बताता है इन्वेंट्री को किस तरह रिकॉर्ड करना है। जैसे वो होता है कि जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू में से, या परचेज कॉस्ट में जो सबसे कम होते हैं, उसके ऊपर इन्वेंट्री को लिखते हैं ना। लोअर पे। हाँ, वो हम्म, IAS 2 हमें कह रहा होता है कि इस तरह करना है। ये वाली इन्वेंट्री के ठीक है। सारे मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है, IAS 2 के अंदर आते हैं। और IAS 16 जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नाम है उसका, कि वो नॉन करंट एसेट्स के बारे में हमें बताता है कि डेप्रिसिएशन कैसे करनी है, हमने किस किस हम्म, मतलब के एसेट को ओके। डेप्रिशिएट करना है, किसे नहीं करना है। जैसे लैंड को नहीं करना, सिर्फ यही बनता है, उसके अलावा तो बाकी सबको ही करना होता है तकरीबन। हाँ, और IFRS 15 जो है, ये क्या बताता है यार? ये इसका तो IFRS है। ये
मुझे लगता है ये सिर्फ ये बताता है कि क्रेडिट कस्टमर को हमने डील कैसे करना होता है, लाइक इरिकवेबल डेट वगैरह को, अलाउंस वगैरह को किस तरह लिखना है। हम्म। ये आईएफआरएस हम्म, 15 के अंदर आता है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। ये इस तरह ही आता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा हुआ था, मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो लिखा था इसके बारे में ना। तो ये मतलब इसकी ले लें पिक। हाँ, स्टडी अप के अंदर है वैसे ये। नहीं, हम पिक ले लेते हैं, खोलते नहीं इतना स्टडी अब। सही। और आगे 37। हाँ, 37 प्रोविजन, और जो भी आगे वाली मुझे पढ़ने नहीं आते होते लफ्ज़। अच्छा, प्रोविजन वगैरह के में बारे में बताते हैं कि प्रोविजन को किस टाइम हमने मतलब रिकॉर्ड करना है, किस तरीके से। जैसे प्रोविजन का 3 चीज़ें होती हैं ना, कि या तो प्रोबेबल हो के हमारे वो हो गई होगा, पॉसिबल नहीं या बेस्ट प्रोबेबल। एस्टिमेट। हाँ, हाँ, कि इकोनॉमिक मतलब कि हमारा वो भी जाएगा, कुछ ना कैश आउटफ्लो वगैरह होगा, और वो आज की वजह से हुआ है, मतलब पास्ट इवेंट की वजह से नहीं, प्रेजेंट इवेंट की वजह से हुआ है वो चीज़, ये। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। हाँ, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, और मतलब वजह भी अभी की है, ये नहीं नहीं वजह का पता नहीं, ये वाली चीज़ छोड़ो। और कॉन्सेप्चुअल। अब्दुल्ला, ये जो अगले दो लिखे हुए हैं वो तो करवाओ। और ये अगले दो सिलेबस में नहीं है। लेकिन वो करवा दूंगा बता मैं, तो ये दो। नहीं आता है। मुझे भी नहीं पता। ये आता है, करवा दो। ठीक है, ये मैं नहीं, करवा दूंगा इसको। ये नहीं वैसे, परसेंटेज नहीं है। नहीं वैसे इस सिलेबस में भी नहीं है, आता भी नहीं है मुझे। यार ये परसेंटेज वाले हैं, मोर देन 5%, मोर देन 50%, हाँ, ये ये वो वाला है। है ही नहीं हमारे सिलेबस के अंदर। अच्छा, चलो हाँ, ठीक। ठीक। और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मतलब कि जो सिलेबस कहाँ है हमारा? F2 का सिलेबस कहाँ है? स्टडी अप के अंदर। नहीं, मतलब कॉन्टीजेंट लायबिलिटी और कॉन्टीजेंट एसेट में स्टडी में बताया ही नहीं गए, हाँ, नहीं बताए हुए, तो इसलिए नहीं है मतलब। लेकिन लेक्चर में बताया हुआ है। लेक्चर गए बाहर में। अच्छा, चलो आगे बताओ। और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क वो ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब के जैसे एसेट की डेफिनेशंस हैं या लाइबिलिटी की डेफिनेशन वगैरह, वो ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर आती है। ठीक है। हम्म। जी। क्या है ये? जो एसेट वगैरह की डेफिनेशन है या लाइबिलिटी की डेफिनेशंस है, और इनकम या एक्सपेंस की डेफिनेशंस होती हैं, जो मतलब अच्छा, वो इतनी बड़ी बड़ी करके लिखी होती हैं, वो ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर उन्होंने सारा कुछ वो लिखा होता है। और इन्वेंट्रीज का कौन सा करना है? जी। इन्वेंट्रीज का, यार वो इन्वेंट्रीज की जो एंट्रीज नहीं थी, डेबिट क्लोजिंग इन्वेंट्री कब होगी, क्रेडिट क्लोजिंग इन्वेंट्री कब होगी, वो नहीं समझ आई यार। कहाँ पर है? नहीं, कैसे क्लोजिंग और ओपनिंग है गाइस? राफे। तुझे सुनाओ। क्या? अच्छा, अच्छा, अच्छा। बात ये करता रीड करके तो बता दो सारा। कौन सा? यही इन्वेंट्री वाला। मतलब शुरू से कैसे? हाँ। ये सारे ही बोलो। अच्छा, नीचे वाली डेफिनेशन पढ़ते हैं, छोटी लग रही है। अच्छा, इन्वेंटरीज वो गुड्स होते हैं जो बिजनेस होल्ड करता है, कि ताकि अपने आगे से मतलब रीसेल करने के लिए जो चीज़ें होती हैं। इसे छोड़ो, मैं नहीं पढ़ता इतना। जो रीसेल करने के लिए जो चीज़ें हमने रीसेल करने के लिए रखी होती है ना, कि वो इन्वेंटरीज के अंदर आती हैं, जैसे कंप्यूटर बेचने वाला है अब्दुल्ला, तो। हाँ, नहीं नहीं, रुक रहे हैं 2 मिनट रुको यार, राफे को कॉल आई हुई हाँ, है। ठीक है, ठीक है, अब बात कर लो। रात की केड़ा
यार अब्दुल्ला, अब 2 लेक्चर यार, वो राफी ना आता है थोड़ी देर तक। नहीं अगर देख नहीं, वो कह रहा है मतलब मैं ले लूँ लेक्चर तो फिर उसे समझा। मतलब कि इन्वेंटरीज वो होती हैं जो हमने ना हमारे बिजनेस में आगे सेल करने के लिए रखी होती हैं। जैसे एक जो आवाज कम आ रही एक मिनट, आवाज़ आ रही है अब? आ रही है, लेकिन कम आ रही है थोड़ी, पहले से कम आ रही। मुझे लगता है शायद इंटरनेट वगैरह ख़राब हो गया जो कि इशू है। गरीब इंसान हूँ यार, वाईफाई चलानी पड़ती है हॉस्टल की। अच्छा, इन्वेंटरीज वो होती हैं कि जो हमने ना हमारा बिजनेस ने आगे सेल करने के लिए लेकर रखी होती हैं। जैसे एक बिजनेस है जो कंप्यूटर वगैरह सेल करता है, तो वो जब कंप्यूटर वगैरह को आगे कस्टमर को बेचने के लिए लेकर रखेगा तो वो इन्वेंटरीज के अंदर आएगा। और एक जो कार डीलरशिप वाला जो भी बंदा है, तो उस वो जो कार्स वगैरह लेकर आगे सेल करने के लिए वो उसकी इन्वेंटरीज होगी। और या फिर कोई नॉर्मल जो भी ग्रोसरी स्टोर का है या फिर जो भी है, तो वो जो भी चीज़ें लेगा तो वो उसकी इन्वेंटरीज होगी। अब ये इन्वेंटरीज रॉ मटेरियल भी हो सकता है, दरमियान में आधी बनी हुई भी हो सकती हैं, या फिर ऐसी भी हो हाँ सकती वही हैं ना, कि मतलब रॉ मटेरियल जैसे गाड़ी के पार्ट्स हो गए ये वो, हाँ कुछ भी और हो। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब आधा काम हुआ हुआ है आधा रहता है, हाँ, लेकिन मतलब ये एफ सारा कुछ इन्वेंटरी में। FA2 के अंदर आता सिर्फ यही है कि आप बस जैसे ले रहे हो वैसे ही आगे बेची जा रहे हो, इसके अंदर रॉ मटेरियल वगैरह का है नहीं। ओके। और इन्वेंटरीज करंट एसेट होती हैं क्योंकि ये मतलब हम चाहे वो नई नई भी बिकती 12 महीने के अंदर, लेकिन हमारा तो यही होता है ना कि हम 12 महीने के अंदर अंदर से जल्दी बेच दें इन्वेंटरीज को। इसलिए करंट हम्म। एसेट के अंदर आती है, चाहे वो अभी 2 साल के बाद बिके, 3 साल के बाद बिके, लेकिन हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं ना कि 12 महीने के अंदर बिक जाए। तो इसलिए वो हम्म। करंट एसेट के अंदर आता होता है। और हम्म। ये वैसे ही हाँ, कि अभी इन्वेंटरीज को काउंट करने के लिए, जैसे क्लोजिंग इन्वेंटरी को काउंट करने के लिए हम साल के आखिर में वो काउंट करते हैं सारा कुछ। और इन्वेंटरी को रिकॉर्ड वगैरह करने के लिए हमारे पास 2 अप्रोचेज होती हैं, ये आगे लिखा होगा। हाँ, एक कंटिन्यूस अप्रोच और पीरियोडिक अप्रोच, ये MA1 के अंदर भी पढ़ा था। ये काउंट करने के लिए। नहीं, वैसे हम देखने के लिए कि रिकॉर्ड करने के लिए, वैसे कि जब आती भी है या नहीं भी आती, जब मतलब आती है जाती है उस टाइम के लिए भी। ये MA1 के अंदर भी था, बताऊँ या नहीं? कंटिन्यूस तो वही ना, मतलब क्या कहते हाँ, हैं, साथ के साथ हम वो इन्वेंटरी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। हाँ, और पीरियाडिक में वही मतलब क्या कहते हैं, हर मंथ के हाँ, हर मंथ के लास्ट पे मतलब कर लिया, या फिर हाँ, वीकली कर लिया हाँ। लेकिन इस तरह। ये भी है कि जो जो भी बिजनेस है ना, वो अगर कंटिन्यूस भी यूज़ कर रहा है, कंटिन्यूस अप्रोच भी यूज़ कर रहा है, लेकिन वो पीरियोडिक भी करेगा। कंटिन्यूस चाहे वो यूज़ कर रहा है, ये नीचे भी लिखा हुआ है कि वो पीरियोडिक अप्रोच भी साथ यूज़ करेगा, ताकि अगर कोई चोरी वगैरह हुई है या जो भी मसला भी अगर हुआ है ना दरमियान में रिकॉर्ड के अंदर कोई। समझा नहीं। एक तो 2 अप्रोचेज़ होती है ना, एक तो कंटिन्यूअस होगी और एक पीरियोडिक। लेकिन जो हम्म। बिज़नेस है वो कंटिन्यूअस अप्रोच भी यूज़ कर, साथ के साथ रिकॉर्ड कर रहा है, वो साथ में पीरियोडिक वाली भी अप्लाई करेगा, ताकि जैसे 1 महीने के बाद या क्वार्टर के बाद वो ना अपना पूरा वो जो भी इन्वेंटरी का स्टॉक जहाँ पे बना होता है, वो सारी जगह को चेक करेगा कि जाके कितनी इन्वेंटरी है और रिकॉर्ड के अंदर कितनी शो हो रही है। तो वो फिर उसके अंदर पर देखेगा वो कि कंटिन्यूस में काम हो तो रहा है। लेकिन ये तो नहीं पता ना कि कोई चोरी करके ले जाए, तब आप कहोगे कंटिन्यूस के अंदर हमारे पास अभी पड़ा है। तो कैसे आप मतलब देखोगे? तो थोड़ा सेफ्टी चेक के लिए मतलब हम इस। कंटिन्यूस में अच्छा हम वो साथ साथ ही देख रहे होते हैं, लेकिन हमने एक पीरियोडिक अप्रोच भी रखनी है। हाँ, कि मतलब कि सेफ्टी चेक के लिए एक तरीके से ना पीरियोडिक अप्रोच भी रखनी होती हाँ है। सही। और सही। FA2 के अंदर यही अज्यूम किया होता है कि उन्होंने कि पीरियोडिक अप्रोच हमारी यूज़ हो रही एक है। मिनट अब्दुल्ला, रुकना 1 मिनट। अब्दुल्ला यार, ये पीरियोडिक एवरेज मेथड जो है
हाँ नहीं वो ये अभी इसकी आगे टाइप्स हैं। वो आगे नहीं नहीं वो ये वो होती है कि हम इन्वेंटरी को रिकॉर्ड कैसे कर रहे हैं, इन्वेंटरी को ग्रूमिंग कैसे, मतलब जैसे हमारे पास आ रही है, जब जैसे हम अच्छा अपने अच्छा सिस्टम के अंदर किस तरीके से लिख रहे हैं अच्छा अच्छा। कंटिन्यूस के अंदर हम साथ के साथ ये इनवॉइस वगैरह के अंदर से देख कर लिखते जा रहे हैं, और पीरियोडिक के अंदर हम कुछ टाइम के बाद, जैसे महीने के बाद, हफ्ते के बाद, जो भी उनका सिस्टम बना हो, जिस तरीके से भी उनका स्केड्यूल है, उस हिसाब से वो देख कर लिखते होते हैं कि इन्वेंट्री कितनी है। और लेकिन जो कंटिन्यूस भी आप कोई बिजनेस यूज कर रहे हैं ना, वो साथ पीरियोडिक भी करेगा ताकि एज अ सेफ्टी चेक। और FA2 के अंदर यही अज्यूम किया होता है उन्होंने कि आप पीरियोडिक वाला मेथड यूज कर रहे हो, लेकिन स्पेसिफाई किया हो क्वेश्चन के अंदर, तब तो कंटिन्यूस है, ये नीचे लिखा हुआ है उन्होंने। ठीक है। क्या हम्म। FATO वाले क्या कह रहे हैं? ये FA2 के अंदर मतलब ये अज्यूम किया हुआ है कि आप पीरियोडिक अप्रोच ही यूज कर रहे हो, मतलब कि अगर तो स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, स्पेसिफाई किया तब तो कंटिन्यूस का लेकिन कंटिन्यू ज्यादा अच्छा नहीं है। कैसे अच्छा हाँ है, वो शुरू में बस आप रिकॉर्ड करो, दरम्यान में कोई चोरी करके ले जाए तब क्या करोगे। अच्छा। उसके लिए ये तो हमने एक बार तो काउंट बाबा करते थे फिजिकली काउंट, हर वीक टू वीक या मंथली टू मंथली काउंट करनी, इन्वेंटरी पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी। हाँ ठीक है, आगे बताओ यार। ठीक है आज आगे। F2 पूरा बढ़ा दो, जल्दी कर दो आज। बोला 5x पे बढ़ाओ यार आज। मुझसे 1x नहीं बोला जा रहा। अच्छा IS2 मतलब ये पानी इन्वेंट्री पी को लो हाँ। NRV अच्छा, जब थक गई हो? नहीं थका तो नहीं हूँ, अभी मैंने इतना सारा पढ़ने वाला था। अगर थक गए हो तो ठीक है, आप अपना पढ़ सकते हो। नहीं नहीं उसकी खैर, वैसे मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। मतलब कि जो ये होता है, ये तो आपको पता है ना NRV जो इसके ये बाद पता है, मैं ये पता है। ये वैल्यूएशन का वैल्यूएशन पे आओ। ऊपर ऊपर वैल्यूएशन एट कॉस्ट, और ये दोनों बढ़ाने हैं ये यार, क्या ये चीज़ सही है। करवाना है। हाँ सर्टिफिकेट सारा आ रहा है इसलिए। अच्छा सही। आपने पढ़ना है या फिर मैं शुरू करूँ। भाई ये इन्वेंट्री की कॉस्ट में से ये दोनों माइनस होंगे, सेटलमेंट भी और क्या कहते हैं, नहीं और सेटल और डिस्काउंट भी, वो लिखा हुआ है उसने। प्रॉम्प्ट पेमेंट, ये क्या बकवास लिखी हुई है यार। एक क्वेश्चन के अंदर इन्होंने सच में लिखा था कि सेटलमेंट को हम दरमियान में नहीं करते, क्योंकि सेटलमेंट इस तरीके से होता है कि हम पे किस तरीके से कर रहे हैं, ना कि इन्वेंट। ये क्या बकवास मैंने इसीलिए आपको रोका कि ये कुछ लिखा हुआ है इधर। है। एक मिनट जेमिनाई से पूछते हैं। ये ना हाईलाइट कर लो। जेमिनाई से पूछ लेते हैं, हाईलाइट वाला याद नहीं आएगा। ये तुम लोगों ने मिस कर। वो आप तो फास्ट हो बड़े अब्दुल्ला यार। कॉपी पेस्ट किया है सीधा। ये भी ट्रू कह रहे हैं यार। Yeah, and the network uploading entries are recorded. Yes, user is found between the actual क्या लिखा है? वही कह रहा है कि अगर आप वो निकालोगे नहीं सेटलमेंट डिस्काउंट को, क्या कहते हैं, तो डिडक्ट करके, तो आप अपनी एसिड अवर स्टेट करके बता रहे होगे। तो यार वो एक के अंदर लिखा हुआ था ना, क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, इसके किस तरीके से लिखूं। ये लास्ट वाली लाइन पढ़ो। If you did not deduct the server, you were overshooting the estimate. एक मिनट या लेकिन या फिर अपनी इनकम कैसे प्रेजेंट पढ़ ले, पढ़ने। जाने क्यों तन्हाई। दिला अब देखो, हम आपको एंजॉय भी करवाते हैं साथ। दवाई लाए। हाँ? दवाई दवाई कभी पी है? किस चीज की। नहीं इस ये वाली, वाली, नहीं ये वाली नहीं। से है या खुदा से। Settlement is financially stable
I heard the accounting staff perspective. अब्दुल्ला आप तो एफएफए पे चले जाओगे ऐसे ही करते करते। क्या लिखा हुआ है यार? एंड द कैश प्राइस इक्विवेलेंट जनरेटेड बाय द या अब्दुल्ला मुझे बताओ, आपने इतने क्वेश्चन किए हैं, उसमें माइनस किया प्रॉम्प्ट डिस्काउंट को? यार मुझे एक क्वेश्चन के अंदर याद था, उसके अंदर पता नहीं लिखा किस तरीके से हुआ, लेकिन ये मैंने उसके अंदर पढ़ा था कि सेटलमेंट, ये भी ट्रू कह रहा है वैसे कि सेटलमेंट डिस्काउंट ये इस तरीके से है कि आप किस तरह पे कर रहे हो, ना कि ये कि आप किस तरह रिकॉर्ड कर रहे हो। वही पूछ रहा हूँ इससे। या ये फिर वो क्वेश्चन बहुत किसी और मतलब के वो उसमें होगा ना, शायद किसी और जो भी, या वो क्या कहते हैं, वो कुछ और ठीक है, बस अज्यूम जो कर रहा भी है होगा, अब्दुल्ला। मतलब कुछ और पूछ रहा होगा, या फिर मैंने स्टेटमेंट शायद सही तरह छोड़ो से यार नहीं। अब्दुल्ला, कौन सा काम लग गए यार। हाँ, शायद मैंने स्टेटमेंट सही तरह से नहीं पढ़ी होगी, उसने कुछ और ध्यान में पूछा होगा कि शायद रिकॉर्डिंग प्राइस पूछी होगी, याद भी नहीं है सही तरह से ना वो सवाल। बस ये लाइन याद करो यार, सेटलमेंट माइनस हो गया यार, इतना क्या घुसना यार। हाँ यार, बस इधर से याद कर के। उसने आल्सो लिख दिया ना, आल्सो डिडक्टेड फ्रॉम, हाँ बस ठीक है। बस बात खत्म। अब्दुल्ला यार वो बताओ, जो मैं कॉस्ट में लेते हैं हम, वो जो चीज सर ने बता रहे थे कि मशीन को टेस्ट करने से पहले जो कॉस्ट है वो भी कॉस्ट में वो आएगी, हाँ एसेट एक्सपेंडिचर बनेगा। हाँ, वो वो कहाँ लिखा हुआ है वो चीजें? वो ये तो लिखा हुआ है ना, जैसे प्लस हैंडलिंग एंड डिलीवरी कॉस्ट, ये तो इन्वेंट्री के बारे में लिख रहा है। वो तो एसेट एक्सपेंडिचर इन्वेंट्री के को बारे कौन सा में। टेस्ट करते हो? और मतलब कि उसी पूरा ये अज्यूम ही कर रहा है ना कि आप पूरा कुछ ही कर रहे हो, हैंडलिंग कॉस्ट भी और डिलीवरी कॉस्ट और ड्यूटीज को भी अगर वो दरमियान में ऐड मतलब कर। हैंडलिंग कॉस्ट का होता है ना। अच्छा, वो रखने वाली हाँ, स्टोरेज। नहीं, हैंडलिंग कॉस्ट रखने वाली नहीं, हैंडलिंग कॉस्ट रखने वाली कैसे होगी? हैंडलिंग वाली नहीं है यार, ये दूसरी कॉस्ट है यार, हैंडलिंग यार। गाड़ी में आप लाते हो तो हैंडल करके लाते हो ना इन्वेंटरी को, वो है बस। अच्छा वो। नहीं, कैसे हैंडलिंग कॉस्ट वो डिलीवरी कॉस्ट के अंदर नहीं आएगी? डिलीवरी कॉस्ट में ही आनी चाहिए यार। तो ये अलग हाँ अलग क्यों लिखा है? छोड़ो यार। अच्छा, ये कैरेज इनवर्ट जो होता है नहीं नहीं, वो वो आप जमीनी से देखो। वो भी आइस नहीं नहीं, वो कह रहे हैं अलग अलग है। हैंडलिंग कॉस्ट आइस। ठीक है, अच्छा, सही सही। हैंडलिंग कॉस्ट जैसे उसको लाने में वही राफे सही हाँ कह रहा है। के मतलब जैसे वो हम्म, हमने ट्रक पर लोड किया होता है या जो भी उसे निकालने में या हाँ, अनपैक खराब करने। ना हो जाए, हाँ ठीक, सही हैंडल सही। करके लाना है। हाँ समझ सही गया। सही। मैं भी तो तेरे। लाने आदमी मेरे पास नहीं है और है कैरिज भी। इनवर्ड भी वो डिलीवरी कॉस्ट होगी, और इसमें लिखा हुआ है कि कैरिज आउटवर्ड नहीं हम इंक्लूड करते, क्योंकि ये मतलब कस्टमर को हम जो डिलीवरी दे रहे हैं वो वाली कॉस्ट नहीं ऐड करते, क्योंकि वो एनआरवी के अंदर जाएगी ना, वो हम कितना बच रहा है सेल हम्म, करके ये उसके अंदर जाएगा कैरिज आउटवर्ड। तो ये इसलिए नहीं इधर लिखते होते। नहीं समझ रहा। ठीक, ठीक है ना? वो डिलीवरी नहीं करते हम। डिलीवरी डिलीवरी चार्जेस जो होते हैं वो हम कस्टमर हम से लेते हैं, हमारी कॉस्ट में नहीं आते, वो हमारी नहीं, सेलिंग एक्सपेंसेस में आते कई कई लोग इस तरह, हाँ सेलिंग एक्सपेंस के अंदर, हाँ सही सही। जैसे कई मतलब हम भी जो फ्लीट डिलीवरी जो कई मतलब जो करते हैं बिजनेस देते हैं, तो वो हैं। फिर हमारी एक्सपेंस के अंदर आते हैं। ये कॉस्ट में आएगा ना, ये कह रहा हूँ। डिलीवरी डिलीवरी जो हम करते हैं ना, सेल चीज करते हैं। हाँ हाँ, ये ये देखना है। कैरेज आउटवर्ड तूने की किससे डिलीवरी चीजें परचेज की हैं सप्लायर से? परचेज नहीं है, सेल की बात हो रही है यार, इधर कैरेज आउटवर्ड की बात हो रही है। मैं इन्वर्ट की बात कर रहा हूँ। इनवर्ड की तो डिलीवरी आएगी ना कॉस्ट में। वो तो शामिल करनी है ना कॉस्ट में, ये हाँ, कह रहा हूँ। आउटवर्ड की नहीं करनी। आउटवर्ड की तो वो सेल में आएगी, हाँ। ये कह रहा हूँ। हाँ सही। आगे चले। हम्म। 5 वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा यार है। बस तू ना वो एंट्रीज तो करवा दे जो तुझे मैं कह रहा हूँ, डेबिट क्लोजिंग इन्वेंटरी, क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो वाली। एक बार क्वेश्चन ढूंढ यार। जुला, आपको पता है ये वेतन लाइफों को निकाल दिया हुआ है इन्होंने। हाँ, FA2 में से निकाल दिया, MA2 में है अभी। इतने फनी है अब्दुल्ला। क्या चीज? हाउ फनी यू आर। वो ये पढ़ा ना। ये वाला। वही हम्म। है यार। अच्छा, ये देखो वो कह रहा है कि ये एनपी का पता नहीं क्या मतलब होता है, कि अच्छा इम्पैक्ट जो होता है ना प्रॉफिट का, जो जैसे फाइव फॉर्म यूज कर लेते हैं उसके अंदर हमारी कॉस्ट भी कम, मतलब प्राइस इंक्रीज होती जा रही है, तो उसके अंदर प्रॉफिट ज्यादा शो कर रहा है ना, एक्सपेंस कम शो कर रहा है, क्योंकि पहले वाली चीज। अच्छा, ये वो है। हाँ बस जाने दो आगे। नहीं नहीं, रुको रुको। कि इस साल तो हम अपनी कॉस्ट कम शो कर रहे हैं, लेकिन अगले साल तो फिर ये जो ज्यादा कॉस्ट वाली चीजें हैं ये अगले साल तो फिर हमारी ज्यादा ही कॉस्ट शो होगी।
मतलब कि ये लाज़मी नहीं है कि एक साल में आपका मतलब ज़्यादा प्रॉफ़िट शो हो रहा है FIFO से, तो अगले साल भी FIFO से ज़्यादा शो होगा। अगर अगले साल प्राइसेज़ गिरना शुरू होगी, तब आपका FIFO सबसे कम प्रॉफ़िट शो करेगा। और इसी तरह बाकी कॉन्सेप्ट के अंदर भी लगता है कि अगर इस साल जितनी कम मतलब जितना कम कॉस्ट आप शो करोगे और जितनी ज़्यादा आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू होगी, अगले साल उतना ज़्यादा ही आपके मतलब कि वो होगा, उतना ज़्यादा ही जितनी ज़्यादा आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू होगी, उतना ज़्यादा अगले साल एक्सपेंस ज़्यादा होगा। इस साल तो आपने कम शो कर दिया, लेकिन अगले साल ज़्यादा शो होगा फिर वो। अब्दुल्ला मतलब अगर फॉलिंग होता तो इधर वैसे इन्होंने पीरियोडिक लिखा हुआ है ना, पीरियोडिक का हाईएस्ट आ रहा है, हाँ, तो ये पीरियोडिक से भी ज्यादा हाईएस्ट लाइफो का आना था ना, हाँ, लाइफ़ो का आना था। वो तो इन्होंने निकाल दिया, वैसे वो अलग बात है। वो MA2 के अंदर है वैसे भी। अच्छा एफ को ये मिडल मिडल में रहेगा, ठीक है। ये एफको नहीं है, एफको के अंदर ये पीरियोडिक और कंटिन्यूस अलग-अलग है। ये एफको के अंदर की वो टाइप्स है, सब कंटिन्यूअस टाइप। कहते हैं इसको, एफको नहीं कहते। एफको में दो होती हैं, कंटिन्यूअस और पीरियोडिक, दोनों होती हैं एफको में। और ये एफ को ही है इसको कंटिन्यू, कंटिन्यूअस कहेंगे, एफको ना कहें। ये ना हो वो पी डब्ल्यू है और ये सी डब्ल्यू, हाँ बस, हाँ, एफको सही। तो ना कहें। तो चलो समझ अभी नहीं रहा यार। एफको क्या होता है अब्दुल्ला? यार पर मुझे लगता है ये एवरेज बस दोनों को मिलाकर जो होता है उसे कहते हैं एफको के हाँ, मतलब ये एफ एवरेज। को, इसको एफ को ही नाम दिया हुआ है ना। नहीं, इतना CW थोड़ा को पता है। नहीं, दोनों को मिलाकर मतलब जो एवरेज वाले को एफको कहेंगे। अब ये नहीं है कि वो सिर्फ CWA को कहेंगे या PWA को कहेंगे। ये PWA और चलो यार CWA अब्दुल्ला, आपकी आगे मान सब लेता हूँ टाइप्स यार, हैं। आपसे आर्ग्यू करो तो आप सवाल पे सवाल करते हो यार। अच्छा, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोर्स का तो बस हो गया ना, हम्म कि मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये इस तरह ही है हम्म कि इधर ओपनिंग इन्वेंट्री और जो भी। हम्म ठीक है। हाँ, वो सही। इसकी एंट्रीज करवा दो यार, बस हम खाना खाने जाने लगे, एंट्रीज करवा दो। एंट्रीज यार, कोई क्वेश्चन मतलब कौन सी? बुक पढ़ी है आपके पास? एफ टू की, एम टू की, एफ टू की? अब्दुल्ला आप उधर हाँ, आओ ना यार, 2 मिनट प्रोविजन पे। प्रोविजन पर इसका पहले हम्म, क्वेश्चन ना देखना कोई। नहीं वो कर लेंगे वो, ये क्वेश्चन हम कर लेंगे, इजी सीन है। ऐसे प्रोविजन। प्रोविजन पे। हाँ, लाइबिलिटी भी करनी है जैसे प्रोविजन, प्रोविजन प्रोविजन की हुई है। लाइबिलिटी की तो। और ये IS 37 मतलब इससे वो। अब्दुल्ला मतलब मैं पूछ रहा हूँ इधर से कौन कौन से वो सवाल पूछ सकता है, किस किस तरह के, वो बता। इससे एक पहले सबसे पहले तो ये पूछ सकता है कि कौन सा स्टैंडर्ड इसे मतलब कि आपको ये जो भी कर रहा है। तो IS 37 आप हम्म याद कर लो, मतलब रट्टा लगा लो, इसके अंदर याद क्या करना हम्म है। फॉर मोस्ट हम्म लाइबिलिटीज कि प्रोविजन ये होती है कि आपको अभी लीगली तौर पर तो वो शो नहीं हो रही है वो वाली लाइबिलिटी, लेकिन मतलब आपको पता है कि हो जानी है कुछ टाइम के अंदर अंदर ना, आगे आ जाकर हो जानी है। और ये तीन उसकी ना हम्म मेन वो क्राइटेरियाज होते हैं। एक तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, मतलब अभी आपके ऊपर वो आप अभी कुछ ऐसा हुआ है ये कि जाने जिसकी तो वजह से आगे। हो गया। और प्रोबेबल है कि ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब आपका कैश वगैरह हम्म आपको पे करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी है, मतलब प्रोबेबिलिटी लाइक के 50 अबव है। तो पॉसिबल हम्म नहीं है, ये प्रोबेबल है। तो पॉसिबल होगा तो ये गलत होगा, ठीक है ना। और हम्म रिलायबल एस्टीमेट, मतलब आप एस्टिमेट कर सकते हो कि इतना इतने का मतलब कि हमें पे करना पड़ेगा, आप एस्टिमेट कर सको जिस हम्म चीज़ को। ये नहीं है कि आप बस एस्टिमेट ही ना कर सको, आप बस सोचते रहो यार हाँ इतना ज़्यादा हो जाएगा, इतना ये नहीं पता कि कितना होगा, ठीक है ना। एक एस्टिमेट हम्म होना चाहिए। और ये तो लिखा भी हुआ है कि गैस वर्क नहीं है, मतलब प्रोविजन कैन नॉट बी बेस्ड ऑन गैस वर्क, दिस मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ एविडेंस। मतलब कि कोई इसे इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए आपके पास कोई चीज़ हो आप प्रोविजन के लिए ना। और ये आगे इसकी चीज़ सकता है। चलो यार अब्दुल्ला, बस ठीक है, ओके। एक मिनट, ये आखिरी वाली यार एक है, मैं पता नहीं कहाँ पे करवा दो, आखिरी चीज कौन सी कह रहे हो, वो कर लेते हैं। है। यार मैं कुछ याद आया था मुझे, अब मैं भूल गया हूँ क्या था। ये अच्छा, क्या है हाँ नीचे, हाँ। ये नीचे ये हाईलाइट किया हुआ है। एक मिनट, हाँ, प्रोविजन एक्सपेंस भी हो सकता है, एसेट भी हो सकता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। एक्सपेंस तो इस तरह हम्म हो गया कि आपने रेंट जैसे कोई लीगल केस है आपके ऊपर, तो आपने उसे पे करना है, तो वो एक्सपेंस हो गया, ठीक है। अब ये एसेट बताऊँ किस तरह होगा। जैसे आपने कोई बिल्डिंग ली है,
तो आपने बिल्डिंग के शुरू वाले खर्चे तो सारे लिख दिए, उससे लैंड का भी और जो भी उसे बिल्ड करने के लिए कंस्ट्रक्शन का भी और जो भी मैनेजमेंट वगैरह का। लेकिन एक और खर्चा भी आपने लिखना होता है, जब आप उसे आखिर में जाकर डिस्ट्रॉय करोगे या जो भी उसको लिखते होते हैं कि रेक्टिफिकेशन वगैरह, जो रेक्टिफिकेशन ऑफ लैंड, मतलब जब लैंड को पहले वाली जगह पर दोबारा से लेकर आओगे पहले वाली उसकी हालत में, और उस बिल्डिंग वगैरह को बिल्कुल डिस्ट्रॉय वगैरह करोगे, तो उसके ऊपर जो भी खर्चा आएगा ना वो आज से ही आपने रिकॉर्ड कर लेना है एसेट के अंदर। एसेट एक्सपेंडिचर होता है वो भी। तो अभी वो दिया नहीं है हमने, अभी मतलब वो हमारे पास ही कैश पड़ा है, लेकिन हमें पता है कि आज के 10 साल बाद या 15 साल के बाद हमें वो पे करना पड़ेगा। ये डिग्रेड हो जानी है हाँ, बिल्डिंग। नहीं, वो वाला खर्चा कि जो हमें इस डिस्ट्रॉय हाँ, करने पर जो होगा, कि जब इसकी जगह पर डिस्ट्रॉय करना कोई, पड़ेगा, जो मतलब इसकी जगह बिजनेस पर बंद कोई और करना है चीज़ तो गाड़ी डिस्पोजल गाड़ी के खराब हो ऊपर या जो जाएगी, भी गाड़ी इस तरह बनना के है। ऊपर। वही। हाँ, वो प्रोविज़न के अंदर वो भी आएगा, तो इसलिए मतलब प्रोविज़न एक्सपेंस भी हो सकता है और एसेट भी हो सकता है, ठीक है? एसिड वही तो तो ये बात कर एसेट ही रहा है। हूँ घंटा हो। तो एक्सपेंस क्या है फिर? एक्सपेंस जो लीगल के, जैसे लीगल केस हो गया कोई आपके ऊपर, या फिर इस तरह, या फिर आप वारंटी वगैरह ऑफर करते हो कस्टमर्स को, तो उसके ऊपर जो वो प्रोविज़न। तो प्रेजेंट में आएगी ना, हाँ, वो तो प्रेज़ेंट मतलब वो तो एक्सपेंस। वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ना हमारे पास, हमारे हाँ, ऊपर। हाँ, तो वो एक्सपेंस के अंदर आएगी ना, हम एक्सपेंस और एसेट की बात कर रहे हैं। और हमने जो, तुम अब कह रहे हो कि हमने वो किया होगा, अगले सालों के लिए पैसे रखे होंगे जलाने के लिए या डिस्ट्रॉय करने के लिए, हाँ, वो वो एसेट। एसेट है। अब हाँ, वो एसेट एक्सपेंडिचर के अंदर ही हम उससे लिख लेते होते हैं। जब एसेट एक्सपेंडिचर के टोटल कॉस्ट लिखते हैं ना, जैसे बिल्डिंग को बनाने का भी और सारी उसके पहले वाले खर्चे, उसके अंदर ही हम उसको भी इंक्लूड कर देते होते हैं। तो वो प्रोविज़न इसलिए होगा क्योंकि अभी हमने दिया तो नहीं है लेकिन उसे, लेकिन हमें पता है कि इतना खर्चा हमें लगेगा, तो सही से डिस्पोज़ वगैरह ठीक करके हो गया। पर। और यार वो चीज़ दोबारा से भूल के मुझे याद आई थी। चला, ये जो हाईलाइट किए हुए हैं ये मेन मेन है। हाँ यार, नहीं मैंने वो हाइलाइट किया जो मैं जल्दी भूल जाता हूँ। अच्छा, अब मैं अब ऐसे बता देता हूँ, एक इधर से मिनट मिल ही रुको नहीं जरा, रहा। ये एंट्री क्या थी प्रवीण की, क्लोजिंग और ओपनिंग की। ये क्या, ये लिखी हुई कुछ। क्रेडिट, प्रोविजन, डेबिट, एक्सपेंस। हाँ ठीक है, अगर अच्छा, बढ़ाना है तो क्रेडिट बढ़ाएंगे ना, लाइबिलिटी है। अच्छा, प्रोविजन फिर लाजमी नहीं है कि आपके ऊपर कोई लीगली चार्ज हो उसका। दो तरीके की प्रोविजन होती है, इधर लिखा भी होगा यार, मैं पढ़ा था कहीं। लीगली होती है, दूसरी होती है, हाँ ये हाँ पता एक पता है। लीगल और एक इंस्ट्रक्टिव है। हाँ बस पता है ना इसका, ये लिखा होगा। हाँ ये पता है हमें, इजी सीन है। हाँ बस, बाकी और फिर तो नहीं कुछ पढ़ने वाला नीचे ये अंदर। मुझे तो नहीं पता। आप ये मैं ऊपर गिरा ना, हाईलाइट चीजें दिखाना, हाईलाइट। हाईलाइट तो मैंने सारा कुछ ही किया हुआ है यार, कोई ऐसी मैंने सब कुछ ही तकरीबन किया हुआ अच्छा चलो ठीक, आइसक्रीम खानी है? है। नहीं भैया, खानी हाँ है जो बताओ यार यार, आइसक्रीम खाने जा रहे हैं हम। नहीं नहीं। चलो लेते हैं आगे वो तेरे आज लिए। आज आप आए नहीं, वो सर को बोला था मैंने, सर आइसक्रीम, तो वो बड़ा दिल मैं कह रहा साथ था। तो बैठा था तेरे। हाँ तो आइसक्रीम पता बोला था उधर, हाँ, मेरे सामने ही बोला था। तो वो फिर अभी बड़ा दिल कह रहा है खाने का। सही। तो अब चला थोड़ी सी आइसक्रीम मिलेगी। अ, किस सेंस में? इस बार बताएंगे, मौके के बाद बताएंगे। ठीक है। अच्छा, वैसे ये टॉपिक्स क्लियर हो ठीक। गए हैं ना, वो मतलब? आपको अपनी तरफ नोटी बना देंगे। क्या हाँ, कह रहे हो? टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं ना? हाँ हाँ, इजी सीन अच्छा, है, एक और क्वेश्चन काफी है। क्लियर हो गया। जो एक रह और गया ना वो आपको वो मैसेज कर फाइनल से देंगे हम। पहले। फाइनल को। अच्छा, एक और बात बताओ यार, मतलब ये फर्स्ट टाइम था मेरा। क्या? तो अभी ऐसे मतलब किस तरीके से मुझे थोड़ा सा गाइड करना चाहिए? बच्चों को? हाँ, मतलब कि अभी समझ जैसे आ सके सामने वाले को। मतलब किस अच्छा, तरीके तो से ये कर। करना चाहिए आप ना, एक पहले वो दूसरा, पहले वो स्लाइड्स बना के रखो शॉर्टकट में। ये स्टडी अब पूरा किसी बच्चे से पढ़ा नहीं जाएगा, जैसे आप समझाते हो सही ना, सही। आप पता क्या करो, जो चीज़ हमने हाईलाइट की हुई है ना जैसे वो ना हाईलाइट किया उसको स्लाइड बना दो। कॉपी करके स्लाइड बना लो जो हाईलाइट की सही हुई है। सही। और वो सिर्फ स्लाइड्स बढ़ाओ, उनको उनको हब ना खुलवाओ, हब सही। खुलवाओगे तो उनकी फट जाएगी। सही। अब हम खोल सकते हैं ये बस। हब हम चलो दो थे, हम चले गए, देखो नहीं सुफियान भी चला गया और वो एक दो लड़का वो भी चला गया, वो बोर हो गए, उनको नींद आने लग गई। अब स्लाइड्स बनी होती ना, 2 मिनट में एक एक चैप्टर की स्लाइड बनी होती, हर चैप्टर की स्लाइड बनी होती, तो सही इजी सीन होता। जैसे ये देखो प्रोविजन है, इसमें आप सिर्फ दो चीजें लिखते, लीगल ऑब्लिगेशन और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, सही। ठीक है।
उसके बाद आप ये इसके पॉइंट्स लिख देते 3, ये एक स्लाइड होगी पूरी। सही इसके अलावा 1-2 चीजें और होती हैं, तो ऐसे स्लाइड्स बना लो, बनानी है तो। सही। अब अगले बैच ही देखेंगे और शुरू। एंट्रीज लिख लो, ये लिख लो। हाँ, इजी सीन है, टेंशन नहीं लेनी। हाँ ठीक है, शुक्रिया। ओके, फिर इजाजत है हमें। हाँ ठीक है। ओके बाबा जी, अल्लाह हाँ, हाफिज, अल्लाह थैंक यू। फी अल्लाह अमानिल्लाह। हाफिज। अभी मैं अपलोड करूँगा इसे। लोड कर दे। कर दो, चैनल शुगर ही नहीं लगा बनाया दो। यार अभी। चलो कोई नहीं। बस नाम ले लेना हम दोनों का। सही। ओके, हाँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।